वी डिस्कस्ड, समराइज कर दे रहा हूं वापस पूरी क्लास। वी स्ट्रिक्टली 8:40 तक लूंगा मैं क्लास, नॉट बियॉन्ड दैट। वी स्टार्टेड विद यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। We discussed of the meaning of unity as well as the diversity. What is the meaning of unity and how the diversity has present in Indian society? What has been the relationship between diversity and unity? Do we have diversity of unity or do we have unity in diversity? Both of the debates are pretty much applicable to India. Some opines diversity strong है, unity भी strong है। कुछ बोलते हैं यूनिटी है लेकिन डाइवर्सिटी डिफरेंट वैल्यूज पे है, तो डाइवर्सिटी इन यूनिटी। बट ऑन ग्राउंड लेवल इफ वी गो देन बोथ इन समटाइम्स इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस द डाइवर्सिटी हैव बिकम मोर स्ट्रांग। स्पेसिफिकली देयर हैव बीन इंसिडेंट्स ऑफ कम्युनल वायलेंस, देयर हैव बीन इंसिडेंट्स ऑफ एथनिक क्लींजिंग प्रेजेंट इन इंडियन सोसाइटी। और कभी-कभी हम देखते हैं तो यूनिटी ज्यादा एग्रेसिव होकर सामने आती है। तो सर्कमस्टेंशियल है दोनों कोई ऐसी चीज नहीं है कि कंटिन्यू तरीके से इंडिया में प्रेजेंट रही है। कभी यूनिटी एम्फसाइज कर रही थी तो कभी डाइवर्सिटी एम्फसाइज कर रही थी, बिकॉज जब दोनों चीज एक साथ होती है तो देयर आर डेफिनेटली सर्टेन फ्रिक्शंस व्हिच आर क्रिएटेड और जिससे कॉन्फ्लिक्ट आती है। ठीक, अब डाइवर्सिटी किस तरीके से आई सोसाइटी में, डिफरेंट फैक्टर्स क्या रहे, वी हैव डिस्कस्ड दैट। एक जो स्मॉल टॉपिक इस डाइवर्सिटी वाले पार्ट में बचता है वो है व्हाट आर द थ्रेट्स, व्हाट आर द थ्रेट्स टू इंडियन यूनिटी। क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं, क्या क्या ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो सोसाइटी में कहीं थ्रेट पैदा करती है, जो हमारी यूनिटी है, जो एक ऐसा जो भाईचारा है, ब्रदरहुड है, उसको हैम्पर करती है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स यहाँ पे जो रिसेंट टाइम में रहे हैं या फेस किए हैं इंडिया ने, वो मैंने यहाँ पे पुटअप किए हैं। रिलीजन बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है इंडियन सोसाइटी का, और उसी रिलीजन के चलते इंडिया में कई बार कम्युनल इंसिडेंट्स भी हुए। Sometimes the communalism became so strong that it started hampering the unity, the spirit of unity present between different people of India. काफी जो लोग इंडिया में जिसके बेसिस पे एक यूनिटी थी, कम्युनलिज्म आने के कारण वो खत्म होने लगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कम्युनलिज्म होता क्या है? यहाँ पे सिनॉप्टिकली बोलूंगा, रिलीजन वाले पार्ट में करूंगा। कम्युनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी where the people belonging to different faith starts understanding that the interest of two different faith is not only different but it is also against each other. अगर हिंदी में बोलूं सिंपल में तो कम्युनलिज्म एक ऐसी सोच या आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, जहां पे दो या दो से अधिक मजहब के लोग ये मानने लग जाते हैं कि वो दोनों एक साथ, दोनों के इंटरेस्ट अलग ही नहीं बट वो दोनों एक साथ रह भी नहीं सकते, बिकॉज उनके अलग अलग गोल्स है, अलग अलग एस्पिरेशंस है। जब ये कम्युनलिज्म ऑब्वियसली 1907 के आसपास से स्टार्ट होता है इंडिया में, जब ब्रिटिश थे, धीरे धीरे एक्सपैंड होता गया और इन कंटेम्प्रेरी टाइम में देखो तो एक एक्सट्रीम लेवल का कम्युनलिज्म है इंडियन सोसाइटी के अंदर। इस कम्युनलिज्म के कारण कई बार हमारी यूनिटी पे दाग लगे हैं या फिर वो ब्रेक डाउन हुई है, बिकॉज कम्युनल राइट्स जब भी होते हैं वो सबसे पहले यूनिटी को खत्म करते हैं। चाहे अब दिल्ली राइट्स ले लो, सिक्के, या कलकत्ता राइट्स, या गुजरात राइट्स, या फिर मुजफ्फरनगर के अंदर कुछ दंगे हुए थे हाल फिलहाल में, ऑल दीज एस्पेक्ट्स हैव हैम्पर्ड आवर यूनिटी। सो वन ऑफ द थ्रेट टू इंडियन यूनिटी इज कम्युनलिज्म। सेकंड, रीजनलिज्म। अब रीजनलिज्म का मुद्दा ऐसा है कि कई लोग उसे थ्रेट मान के चलते हैं और कई लोग बोलते हैं कि अगर रीजनल वैल्यूज को रिकॉग्नाइज किया जाए तो यूनिटी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। मैं फिलहाल इसे थ्रेट मान के चलूंगा बिकॉज वी आर डिस्कसिंग इट अंडर थ्रेट्स। Regionalism is an ideology where the people's interest becomes completely centered around a particular region. चकदे इंडिया अगर आपने देखी है तो इनिशियली जब हॉकी टीम बना रहा होता है शाहरुख खान, तो वहां पे जब वो पूछते हैं कि कौन कहां से है तो सब अपने रीजन का नाम लेते हैं, फलाना पंजाब से, मैं हरियाणा से, मैं झारखंड से या बंगाल से। ये रीजनलिज्म नहीं है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया आपको ताकि समझ में आए कि कैसे लोग अपने रीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, और जब लोग अपने रीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं तो एक वो नेशनल यूनिटी जो है वो हैम्पर हो जाती है। टेक द एग्जांपल ऑफ द डिमांड ऑफ ग्रेटर नागालिंगम, द डिमांड ऑफ खलिस्तान, the demands of different states many times have led to secessionist movements hampering the very unity present in the Indian society. चाहे वो सन ऑफ सॉइल पॉलिसी बाल ठाकरे साहब की महाराष्ट्र के अंदर हो या फॉर दैट मैटर इसाक मूविया का नागालिंगम का मूवमेंट हो। कास्टिसिज्म, कास्ट एक ऐसा पहलू रहा इंडिया का जो कितना भी हमने कोशिश की इसको साइड करने की, हो नहीं पाई एक्चुअली। आज यही टॉपिक डिस्कस करूंगा इन डिटेल आफ्टर फिनिशिंग दिस टॉपिक। कास्टिज्म इज एन आइडियोलॉजी जहां पे आप सुपीरियरिटी ऑफ कास्ट आइडेंटिटीज पे विश्वास करते हो। आप ये मानते हो कि मेरी जात सबसे ज्यादा ऊंची जात है। आए दिन न्यूज़पेपर में आप देखते हो कि अपर कास्ट ने लोअर कास्ट को एक्सप्लॉइट किया, यहाँ पे लोअर कास्ट अपनी आइडेंटिटी को असर्ट कर रहा है। एवरी डे सम ऑफ द अदर इंसिडेंट्स टेक्स प्लेस। दिस इज कॉल्ड एज कास्टिसिज्म। कास्टिसिज्म इज वेयर यू स्टार्ट वैल्यूइंग योर कास्ट एज द सुप्रीम मोस्ट कास्ट इन द कास्ट हायरार्कीज। इकोनॉमिक डिफरेंसेस, ऊपर वाले तीनों फैक्टर प्योरली कल्चरल है, चाहे वो रिलीजन ले लो, चाहे वो एथनिसिटी ले लो, चाहे वो कास्ट ले लो। ये चौथा फैक्टर जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक डिफरेंसेस, इंक्लूजन्स, एक्सक्लूजन्स। रिलीजन में जब आऊंगा तो एक स्टेटमेंट बताऊंगा, भारत के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग रिलीजन क्यों रहा, इंडियंस इतने स्ट्रांगली रिलीजियस क्यों है, जिसके 50 पर्चे हैं, 50 अपने अपने विचार और मत है। एक रीजन इंडिया में रिलीजन का स्ट्रांग होने का ये भी रहा कि जब पॉवर्टी होती है सोसाइटी में तो आपके पास कोई उपाय नहीं बच जाता, वेयर द पीपल आर फोर्स्ड बिकॉज ऑफ पॉवर्टी टू बिलीव इन दुआ नॉट इन दवा, क्योंकि दवा का एक्सेस होता नहीं है और अल्टीमेटली जो आपके पास बच जाती है वो है दुआ। अब इनफैक्ट जितने सेक्ट है ना लेटेस्ट टाइम के अंदर, जिधर से उठाना है वो सेक्ट उठा लो। हर सेक्ट का मेजर पार्टिसिपेंट कौन होता है? सेक्ट मतलब एक ऑर्थोडॉक्स ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूं यहाँ पे, अगर कल्ट इंक्लूड करना चाहो जो लीडर सेंट्रिक है। सेक्ट का मतलब वैष्णवाइट, सेवाइट, व्हाट यू कॉल श्वेतांबर्स, दिगंबर, सुन्नी, शियास, ये सेक्ट के एग्जांपल है। कल्ट के एग्जांपल ईशा फाउंडेशन हो गया, ब्रह्म कुमारीज हो गया, बाबा राम रहीम हो गया, या ऐसे 50 बाबाज संत लोग। अब होता क्या है कि इनमें जो मेजर पार्टिसिपेंट लोग रहते हैं, स्पेशली जो आज मॉडर्न टाइम्स में कल्ट देखोगे, बाबा राम रहीम की ऑर्गेनाइजेशन उठाओ आप, इसमें जो मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे के सारे मेजर पार्टिसिपेंट्स वो हैं जो गरीब है। ऐसे बहुत सारे सोशलॉजिस्ट आए हैं जिन्होंने बोला है कि कैसे गरीबी के कारण ये कल्ट की मेंबरशिप बढ़ रही है। ये इकोनॉमिक डिफरेंसेस, इनइक्वालिटी जब सोसाइटी में बढ़ने लगती है तो सोसाइटी में एक डेप्रीवेशन की फीलिंग डेवलप होती है। दिस डेप्रीवेशन लीड्स टू क्रिएट्स वेरी बिग थ्रेट टू इंडियन यूनिटी।
किसी भी सोसाइटी में अरिस्टोटल ने भी अपनी थियरी दी थी, बहुत सारे यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के भी स्टूडेंट्स होंगे। अरिस्टोटल ने भी थियरी ऑफ रेवोल्यूशन में यही कहा था कि कैसे डेमोक्रेसी के अंदर जब ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज डेवलप होने लगे या फिर एक्सट्रीम लेवल की इनइक्वालिटीज आने लगे तो रेवोल्यूशन आना मुनासिब हो जाता है सोसाइटी में, इजीली रेवोल्यूशन लाई जा सकती है सोसाइटी के अंदर। इकोनॉमिक डिफरेंसेस क्रिएट्स वायबल फर्टाइल कंडीशंस फॉर सर्टेन मैनिपुलेटिव पॉलिटिकल लीडर्स टू एक्सप्लॉइट द पीपल एंड टू हैम्पर द यूनिटी। यही इकोनॉमिक डिफरेंसेस के कारण कास्ट को मिसयूज किया जाता है, यही इकोनॉमिक डिफरेंसेस के कारण रिलीजन या रीजनल जैसी आइडियोलॉजीज को मिसयूज किया जाता है। बाला साहब ठाकरे ने क्या किया, मराठा आइडेंटिटी बनाई क्या? नहीं, अपनी पार्टी बना ली उस आदमी ने उसी के चक्कर में। कैसे? What happened was कि मराठा जो थे वो एक लोकल कम्युनिटी है जो महाराष्ट्र में रहते हैं। क्यों? सन ऑफ सॉइल पॉलिसी से पुणे, नासिक या ज्यादा से ज्यादा बॉम्बे के अंदर आ पाई। 3 जगह को छोड़ के पूरी महाराष्ट्र में कहीं नामो निशान नहीं था सन ऑफ सॉइल पॉलिसी का। इधर इनके जॉब जाने लगे, जब जॉब जाने लगा तो डिससैटिस्फैक्शन होने लगा। एक लीडर खड़ा होता है, इनको मैनिपुलेट करता है और अपना पावर एस्टैब्लिश कर लेता है और इनकी पोजीशन आज भी धरी की धरी वही रह गई, नथिंग हैपेंड। आज भी वहीं पे वो डे टू डे लेवल्स पे ही फाइट मार रहा है। लेकिन नॉर्थ इंडियंस को उधर भगा के ही एस्टैब्लिश्ड हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी एंड ही बिकेम द लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी। टेक्निकली इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर लीडर, पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही हुआ है। जहां पे इकोनॉमिक डिफरेंसेस नए हैं वहां पे आइडेंटिटीज को मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। सो देयरफॉर इकोनॉमिक डिफरेंसेस मेनी टाइम्स मेक्स दिस आइडेंटिटीज मोर स्ट्रॉन्गर, लीडिंग टू थ्रेट टू इंडियन यूनिटी। इससे आगे बढ़े तो कुछ ज्योग्राफिकल आइसोलेशंस भी कहीं ना कहीं हमारी यूनिटी को थोड़ा सा हैम्पर करते हैं, क्योंकि सोशल जस्टिस बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी डेवलपमेंट का। अगर किसी को आइसोलेट रखा जाता है, स्पेसिफिकली ये लिखा है फ्रॉम द ट्राइबल पर्सपेक्टिव, मेनी ट्राइब्स आर स्टिल आइसोलेटेड इन इंडिया, व्हिच शोज दैट शायद इंडियन यूनिटी बहुत ब्रॉड या डिस्पर्स्ड नहीं है। इंटरस्टेट राइवलरीज, चाहे वो कर्नाटक महाराष्ट्र में देख लो, कर्नाटक तमिलनाडु में देख लो, या किसी और पर्टिकुलर स्टेट्स के बीच में देख लो, नॉर्थ ईस्ट के अंदर देख लो फॉर दैट मैटर। इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, हमारे यहाँ पे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान का तो एक हाथ हमेशा होता ही होता है, ये एटलीस्ट हम मानते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान हमारी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आप और मैं हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। हमने उन क्रिमिनल्स को वोट करके वहां पे बिठाया है। रियलिटी में पाकिस्तान ने राहुल गांधी या फलाना, राहुल गांधी इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि रिसेंटली वो डिस्क्वालीफाई हुए थे, तो वो कोई क्रिमिनल ऐसा नहीं, बट वो सेक्शन वो डिफेमेशन का लगा हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बीजेपी आप या फिर कांग्रेस या किसी भी पार्टी से, ये सारे नेता क्रिमिनल्स हैं। किसी किसी ने तो रेप जैसे, पॉस्को जैसे या मर्डर्स जैसे संगीन क्राइम से अक्यूज्ड है, सालों से केसेस चल रहे हैं, नथिंग एल्स। कोई भी एग्जैक्टली केस नहीं चल रहा है कि ऐसा कि अगर आप पे और मेरे पे वो केस चल रहे होते तो वी वुड हैव बीन बिहाइंड बार्स बाय नाउ। So the point remains is this, that this very criminalization of politics is responsible because of internal factors, लेकिन फिर भी कुछ external factors है जो हमारी यूनिटी को खत्म करता है। Specifically if you look into the border areas of नॉर्थ ईस्ट में कभी चाइना, कभी म्यांमार, कभी पाकिस्तान के सपोर्ट के कारण there is strong feeling of alienation और उसके बेसिस पे स्ट्रॉन्ग सेशनिस्ट मूवमेंट चले हैं नॉर्थ ईस्ट में। जब पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हो तो आप एक रियलाइज करोगे कि किस तरीके से उस इंटरनल सिक्योरिटीज के अंदर एक्सटर्नल हैंड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। सबसे बढ़िया जीता जागता एग्जांपल है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पे एक्सटर्नल एक्टर्स और हमारे कश्मीर के अंदर भी एक्सटर्नल फैक्टर्स काफी स्ट्रांगली डिस्ट्रॉय कर रहा है वो यूनिटी। एंड द लास्ट वन इज सेपरेटिस्ट मूवमेंट, चाहे वो खालिस्तान हो, चाहे वो मियां लैंड हो, चाहे वो त्रिपुरा लैंड हो, चाहे कोई भी ऐसा सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो जो डिमांड कर रहा है कि हमें भारत से अलग होकर हमारा देश, प्रांत या रीजन चाहिए। बट ये सिर्फ लिस्ट एक बनाई हुई है, इसके नीचे बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जो यूनिटी को करते हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, करप्शन, different forms of inequalities, exclusions, government policies, there are multiple factors which time and again has hampered our unity. तो डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए ध्यान से समझना, डाइवर्सिफाइड सोसाइटी को यूनाइटेड रखने के लिए यू वुड हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर स्ट्रांग हो गया तो चांसेस है कि हमारी यूनिटी को काफी नेगेटिव तरीके से इंपैक्ट कर सकता है। रिमेंबर दिस, द लिस्ट व्हिच वी आर मेकिंग हियर इन सोशियोलॉजी इज जस्ट एज इंडियन सोसाइटी इज जस्ट एड हॉक। ये मत मानना कि ये 5-6 फैक्टर्स ही अल्टीमेटली है। देयर आर बियॉन्ड दीज फैक्टर्स व्हिच कैन लार्जली बी कंसीडर्ड एज फैक्टर्स हैम्परिंग यूनिटी। अंडर डेवलपमेंट, ओवर डेवलपमेंट दोनों हैम्पर कर सकता है यूनिटी। डेप्रीवेशन हैम्पर कर सकता है, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी आ सकती है जो हमारी यूनिटी को हैम्पर कर सकती है। जैसे एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या फिर एनआरसी जो था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस, जो बीच में एक पॉलिसी आई थी, उसके बेसिस पे हमारी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस क्रिएट होगी विद मेनी कम्युनिटीज प्रेजेंट स्पेसिफिकली इन द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज भी कई सिचुएशंस पे यूनिटी को हैम्पर कर सकती है। लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज कई बार यूनिटी को स्ट्रांग भी कर देती है। जैसे ध्यान से समझना, फार्मर्स ऑर्डिनेंस जो निकला था उसने पूरे के पूरे इंडिया को यूनाइट कर दिया था फार्मर्स के हित के लिए। जब फार्मर्स रोड पे उतरे तो शायद आप और हम दोनों यूनाइटेड थे कि नहीं फार्मर्स को सपोर्ट करेंगे हम। लेकिन अभी, सॉरी टू से दिस, अभी मैं आपको ये पूछ लूं, फार्मर्स ऑर्डिनेंस था क्या? जितने बच्चे उसमें 95% नहीं बता पाएंगे फार्मर्स ऑर्डिनेंस था क्या। क्या था? योगेश, यू नो दैट्स गुड, 3 लॉज है, लॉ में क्या था ये जानना है। कंपटीशन कभी कैंपस लॉ सेंटर में जाना, यूपीएससी की पता चलेगी क्या होती है। आदित्य करके कोई लड़का है, उनको एक चैट स्टार्टिंग में मैसेज लिखा। पॉइंट इज दिस, हम फार्मर्स को क्यों सपोर्ट कर रहे थे बताऊं? फार्मर्स को इसलिए सपोर्ट कर रहे थे, फार्मर्स थे इसलिए। क्यों? हमारे एक प्राइम मिनिस्टर ने एक बार स्लोगन दे दिया था, जय जवान जय किसान। तो इंडियंस आंख बंद करके जय जवान जय किसान बोलते हैं। न उन्हें जवानों की एक्चुअली सिचुएशन पता है, न उन्हें फार्मर्स की एक्चुअल सिचुएशन पता है। अब पॉइंट ये नहीं है सर सिचुएशन पता होना हर बार जरूरी थोड़ी है, एटलीस्ट कहीं ना कहीं एक एम्पैथेटिकली तो हम सपोर्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी थी जहां पे हमें कई बार नॉलेज नहीं होता है, बट स्टिल वी हैव दोस एम्पैथी विद दोस पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग एंड वी डेवलप अ स्ट्रांग यूनिटी। सो मेनी फैक्टर्स, एक पॉलिसी जो कभी यूनाइट कर सकती है वो सेम पॉलिसी कभी उसी यूनिटी को हैम्पर कर सकती है। 100% दिमाग में फिट कर लो। टेक्नोलॉजी जितनी बढ़िया से यूनाइट करती है आपको और मुझे, उतने बेसिस पे डिवाइड भी कर सकती है हमें। तो व्हेनेवर सपोज अ क्वेश्चन अपीयर्स ऑन दिस एस्पेक्ट, प्लीज एक चीज गाइस, ठीक है यार फार्मर्स ऑर्डिनेंस में नहीं डिस्कस करता है, इट्स गुड, आपको पता है, आई एक्सेप्ट माय डिफीट कि शायद आप सबको पता है, मुझे ही शायद नहीं पता था इनिशियली, ठीक है, मान लिया आपको सबको पता है, आप सबको ईगो पे ले लेते हो चीजें, और सर ने हमें कैसे बोल दिया नहीं आता है। नहीं, बात वो नहीं है, बात प्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। चाहते या ना चाहते हुए यूनाइटेड भी हो जाते हैं और शायद एक्सीडेंटली कई बार उसी यूनिटी को हैम्पर भी कर देते हैं बिकॉज ऑफ आवर नैरो माइंडेडनेस। सो कल अगर क्वेश्चन आए, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच हैम्पर्स द यूनिटी इन इंडिया और व्हिच डिस्ट्रॉयज द यूनिटी एमिड्स द डाइवर्सिटीज, एक सबसे पहले स्टार्ट करना
कि देयर आर नो कॉन्क्रीट फैक्टर्स जो हमेशा यूनाइटेड करेंगे या हमेशा डिवाइड करेंगे. देयर आर सर्टेन फैक्टर्स इन सम सर्कमस्टांसेस दे हैव यूनाइटेड and there are same factors in some other circumstances which can lead to divisions among or develop differences issues among the diversified population present in India. तो सिर्फ एक ही रीजन है इसको डिस्कस करने का कि कोई भी फैक्टर सदाबहार यूनाइटेड नहीं रख सकता या सेम फैक्टर हमेशा डिवाइडिंग नहीं हो सकता. दिस इज द ओनली थिंग विच यू शुड बी अवेयर ऑफ. अब दिस वाज द बेसिक टॉपिक. आज तक शायद 2 या 3 क्वेश्चन आए होंगे इस पे डाइवर्सिटी के ऊपर. कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया था कल? जो क्वेश्चन मैंने दिया था अगर आपने वो अटेम्प्ट किया है तो लास्ट में एक बार जाते जाते उसे डिस्कस करूंगा कि शायद स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था उसका. हालांकि आपको स्टैंडर्ड आंसर ऑलरेडी मिला होगा. मैं मेरे नजरिए से एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताऊंगा. इफ समबडी इज इंटरेस्टेड दे कैन नोट दैट डाउन. ऑलरेडी यू हैव गॉट द स्टैंडर्ड आंसर्स. वो भी करूंगा बट लास्ट में करना है. अब आज से मैं दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं इंडियन सोसाइटी का. फर्स्ट वन वाज द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. प्योरली कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये. कॉन्सेप्ट समझ में आया ये टॉपिक पे आप आराम से अपने हिसाब से खेल सकते हो. अब आज करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी मतलब सारे फीचर्स नहीं करूंगा आज. फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी अगर हम देखें, मैंने काफी लिस्ट बनाई है कास्ट की वैसे क्या क्या मुझे डिस्कस करना है, लेकिन पहले एक बार फीचर देख लेते हैं. सोसाइटी के अंदर जो दिखाई देते हैं, विलेज, ट्राइब, सोसाइटी के अंदर जो दिखाई देते हैं, विलेज, ट्राइब, कास्ट, रिलीजन, फैमिली. टॉपिक आपका सिलेबस में फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. बट व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. बट फर्स्ट फीचर डिटेल में डिस्कस करूंगा. सारा एस्पेक्ट यहीं पे खत्म. फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो अगले 3 से 4 दिन मुझे सिर्फ फीचर डिस्कस करने में लग जाएंगे, जहां पे 95% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि इनके नीचे रीजनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारे कवर करते हुए चला जाऊंगा. तो प्लीज मेक श्योर नेक्स्ट 4 to 5 क्लासेस सिर्फ फीचर्स पे होगी, जहां पे एवरी एस्पेक्ट विल बी कवर्ड. फिर मेरे पास जो टॉपिक्स बचेंगे आपके इंडियन सोसाइटी में वो है अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन, सोशल एम्पावरमेंट. उन 3 टॉपिक को अलग से करेंगे बिकॉज वो टेक्निकली फीचर्स नहीं है इंडियन सोसाइटी. लास्ट क्लास में मैं वाइंड अप करूंगा विद ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी. एंड उसके बाद में एक दिन सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि व्हाट शुड बी एन अप्रोच एज फार एज द इंडियन सोसाइटीज क्वेश्चंस आर कंसर्न्ड. हाउ मेनी क्लास ऑफ इंडियन सोसाइटी? नॉट वेरी मच श्योर. दिस इज व्हाट आई एम नॉट श्योर कितनी क्लासेस है इंडियन सोसाइटी. यू कैन लुक बैक टू योर शेड्यूल. कास्ट के अंदर मैं ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा. What is the origin of caste? What are the features of caste? What are the changes which have taken place in caste? Untouchability, reservation और caste census डिपेंड करता है. टाइम अगर मिलता है तो ये दोनों टॉपिक डिस्कस करूंगा. बिकॉज द फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी इज कास्ट. बट ये दोनों इससे रिलेटेड है. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि ये दोनों क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस करके जाऊँ, टॉपिक भी डिस्कस करके जाऊँ, ताकि एक रिजर्वेशन, आज तक क्वेश्चन नहीं आया बिकॉज रिजर्वेशन इज अ वेरी डिफिकल्ट मोस्ट इशू. एंड आई एम प्रीटी मच श्योर जब मैं रिजर्वेशन करूंगा, अरे 3 वीक्स नहीं होगी यार, क्या कर रहे हो तुम लोग. 7th 6th तक इंडियन सोसाइटी में वाइंड अप करूंगा. एवरी एस्पेक्ट तक. 3 वीक्स इज लाइक ओ माय गॉड, सॉरी. ये सारे कास्ट में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है. 4th या 6th तक, 4th नहीं 6th मान के चलो, एट द मैक्स 5th तक मैं कोशिश करूंगा वाइंड अप करने की. बट राइट नाउ वो कह नहीं सकते बिकॉज कई बार किसी इश्यूज में ज्यादा टाइम लग जाता है. इफ पॉसिबल एंड इफ अच्छे से हम ये कवर कर लेते हैं तो मैं रिजर्वेशन और कास्ट सेंसस भी डिस्कस करूंगा. आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं है कास्ट रिजर्वेशन पे. द रीजन बीइंग शायद ये रिजर्वेशन थोड़ा सा टॉपिक ही कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा इमोशनली ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है टॉपिक. न मैंने कभी सुना इंटरव्यू के अंदर मेरे टाइम तक या उसके बाद भी कभी क्वेश्चन पूछा रिजर्वेशन के ऊपर, और न ही यूपीएससी ने कोई डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा. इसका मतलब क्या, पूछ नहीं सकता है क्या? इनफैक्ट जब मैं तैयारी करता था तो हम लोग एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप आंख बंद करके छोड़ देते थे. कौन सी रिलेशनशिप? इंडिया पाकिस्तान की. क्यों? जो हमारे सीनियर थे, जो हमें बताते थे, या फिर जो हमने भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम सीखा, ये था कि मेरे एक सीनियर ने मुझे बोला था, अरे यार वो फॉरेन सर्वेंट नहीं सॉल्व कर पाए आपसे और मेरे से क्या सोल्यूशन मांगेंगे वो. मुझे बड़ा लॉजिकल लगा ये कॉन्सेप्ट कि बात तो सही है. इंडिया के फॉरेन सर्वेंट आज तक उसे सॉल्व नहीं कर पाए, तो एक वाइज यूपीएससी एस्पिरेंट से क्या ही विचार मांग लेगा इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप पे. ये बात एकदम सही थी कि कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन सडनली यूपीएससी ने रुख बदला और 2015 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा. डायरेक्टली नहीं पूछा क्वेश्चन, सॉफ्ट डिप्लोमेसी या सॉफ्ट पावर पे, टियर 2 डिप्लोमेसी जिसे बोलते हो, क्रिकेट डिप्लोमेसी को लेके उसने क्वेश्चन पूछा. तो ये पॉइंट तो तुमको क्लियर हो जाता है कि ये इशू जो मैं सदियों से छोड़ता हुआ आया था मेरे टाइम में, सडनली 2015 में यूपीएससी ने पूछ लिया वो क्वेश्चन. इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप जैसी रिलेशनशिप को भी अगर वो पूछ सकता है तो मेक श्योर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कल वो डेफिनेटली रिजर्वेशन पूछ सकता है. कास्ट सेंसस तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है, इसके अंदर कोई दो मत नहीं है. बट रिजर्वेशन सिर्फ एक चीज के कारण नहीं पूछा गया. जब मैं डिस्कस करूंगा यहीं पे देखना, ऐसा माना जाता है कि कभी भी किसी पर्सन का रियल कैरेक्टर जानना होगा, जो अच्छा नहीं लगता उसे वो बुलाओ, बोलो, वो पता चल जाएगा उसका रियल कैरेक्टर क्या है. और जब मैं रिजर्वेशन पढ़ूंगा यहाँ पे देखना, लड़ने लगोगे आप. अच्छा वो ऑनलाइन क्लास है यार, ये कोई हथियार लेके नहीं आओगे, नहीं तो मेरी लाइफ थ्रेट पे हो जाती है यार. रिजर्वेशन भी करूंगा कास्ट सेंसस के साथ. लेट्स स्टार्ट विद ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम. इस ओरिजिन को स्टार्ट करने से पहले कास्ट होती क्या है, कोई आइडिया? जाति. एग्जैक्टली अगर देखोगे, गाइस ध्यान से सुनना, थोड़ा सा चैट पे कम फोकस करोगे, मैं ज्यादा फोकस कर पाऊंगा. नहीं तो कई बार ऐसा लगता है कि किसी का कुछ मिस नहीं हो जाए. और फास्ट इतनी जा रही है चैट कि मैं हर चैट को नहीं रीड कर पा रहा हूँ. 2 टाइप के सिस्टम होता है, या 2 आइडेंटिटी मान के चलते हैं. ascribed आइडेंटिटी एंड अचीव्ड आइडेंटिटी. ascribed आइडेंटिटी वो होती है जो आपको अपने बर्थ से मिलती है. अब इनमें कौन कौन सी आइडेंटिटीज नॉर्मली आती है?
जेंडर की आइडेंटिटी, कास्ट की आइडेंटिटी, रेस की आइडेंटिटी, टू ग्रेटर एक्सटेंट हम चाहें तो एथनिक आइडेंटिटी भी आती है। जिस कल्चर में आप पैदा होते हो उसका भी एक एथनिक आइडेंटिटी है, कनाडिगास, तमिलियन, असमीज, कश्मीरी। एक आइडेंटिटी होती है अचीव्ड आइडेंटिटी। अचीव्ड आइडेंटिटी वो होती है जो आप खुद अपने दम पे बनाते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर टैलेंट्स, कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल्स। ये आइडेंटिटी जो होती है ये हमेशा खुद बना रहे हो आप। तो दैट मीन्स यू आर नॉट बॉर्न विद दीज आइडेंटिटीज। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप आईएएस बनते हो, आप आईपीएस बनते हो और उसके बेसिस पे वो आपकी आइडेंटिटी बन गई। लेकिन कुछ आइडेंटिटी है जो पैदा होने के साथ साथ आपको मिलती है। अब मैंने इनिशियल फेज पे सिर्फ 3 आइडेंटिटी लिखी थी। अब बाद में ये एथनिक वाला मैंने बोला कि चाहो तो पुटअप कर सकते हो यहाँ पे, जिसके अंदर आपकी भाषा, मजहब, सारी चीजें आ जाती है। नॉर्मली एथनिक आइडेंटिटी एक ऐसी आइडेंटिटी है जो बर्थ से भी मिल सकती है, जो अचीवमेंट से भी हो सकती है। जैसे आप एक धर्म में जन्म लेते हो लेकिन वो धर्म बदलने की आपके पास चॉइस रहती है, सो देयरफॉर यू कैन कन्वर्ट योरसेल्फ। तो ये एकदम स्ट्रांगली इधर नहीं आती है। मेजरली मान सकता हूं कि बर्थ से ही ज्यादातर लोगों की आइडेंटिफाई की जाती है, बट स्टिल आपके पास ऑप्शन है टू चेंज दिस। इन तीनों चीजों में जाओ तो लार्जली कोई ऑप्शन नहीं है। आज एक टेक्नोलॉजी आने के कारण ये जेंडर आइडेंटिटी में भी ऑप्शन आया कि आप अपनी जेंडर आइडेंटिटी भी बदल सकते हो विद द राइज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरीज व्हिच आर प्रेजेंट। ये भी चेंज करने का ऑप्शन है आज। तो पहले प्योरली एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी थी ये। अब धीरे धीरे देखो, देयर आर चांसेस, मान लो 100 में से 0.1% ही कर रहे हो, बट स्टिल आपके पास कैपेबिलिटीज है टू चेंज दोस गॉडडैम आइडेंटिटीज। ये रेस और जात है ना, ऐसा माना गया कि बदल नहीं सकती। आज भी ऐसा माना जाता है कि बदला नहीं जा सकता। सिंप्लीफाई कर रहा हूं, आगे मत बढ़ना। और किसी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट ने मुझे यहाँ पे ज्यादा सोशियोलॉजी समझाने की कोशिश की, तुमसे तो ज्यादा आती होगी सोशियोलॉजी मुझे, क्यों? मेरे स्टूडेंट इधर ज्यादा नाटक करने वाले हैं सोशियोलॉजी वाले, ठीक है। कास्ट मान लो बदली नहीं जा सकती कि एक बार आप जिस कास्ट में पैदा हो गए वो नॉर्मली उसी कास्ट में रहोगे आप। अब ये बदली जा सकती है कि नहीं, हुआ है कि नहीं, ये आगे डिस्कस करूंगा जब मैं चेंजेस करूंगा। बट यहां से तुम्हें एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने सवाल पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कास्ट। सबसे पहला वर्ड जो तुम्हारी डेफिनेशन में आना चाहिए वो होता है कास्ट इज एन एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी। और शायद मैंने एस्क्राइब को तुम्हें ठीक से समझा दिया आप, क्योंकि मैं अगर एस्क्राइब्ड बोलता तो शायद आप कंफ्यूज हो एग्जैक्टली क्या होता है एस्क्राइब्ड। तो पहले मैंने आपको एस्क्राइब्ड समझाया क्या होता है। तो डेफिनेशन में पहला वर्ड जो आता है वो है एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी। लेकिन क्या सिर्फ एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी है? और भी आइडेंटिटीज एस्क्राइब्ड है। जैसे रेस को डिफाइन करूंगा तो फिर रेस इज एन एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी। आगे ऐड है डेफिनेशन का, मैं डेफिनेशन को ब्रेक करके समझा रहा हूं। कास्ट इज एन एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी बेस्ड अपॉन द नोशंस ऑफ और प्रिंसिपल्स ऑफ पोल्यूशन एंड प्योरिटी। आई रिपीट, कास्ट इज एन एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी based on the notion of, based on the principle of pollution and purity. अब रेस को भी डिफाइन कर देता हूं ताकि समझ में आए। रेस इज एन एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कलर ऑफ द स्किन्स और द जेनेटिकल और बायोलॉजिकल मेकअप ऑफ द पीपल। दोनों हो सकते हैं उधर। बायोलॉजी के बेसिस पे जो मैंने बताया था हाइट, वेट, और कलर के बेसिस पे भी रेस को डिफाइन किया जा सकता है। हिंदी में पोल्यूशन और प्योरिटी का हिंदी मतलब छूत अछूत, आई मीन प्योर, पोल्यूट का मतलब पोल्यूशन प्योरिटी तो समझ में आया ना, शुद्ध अशुद्ध, हाँ ये बोल सकते हो आप। अब एग्जैक्टली क्या बोलते हैं गाइड्स ये आपको पता होगा, मेरे को नहीं आइडिया है वो। पवित्र अपवित्र, अगर जो भी कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो। कास्ट एक ऐसी सोच है, आई मीन ऐसी आइडेंटिटी है जो जन्म से ही आपके साथ होती है और वो बनती है इन दो प्रिंसिपल्स पे, पोल्यूशन एंड प्योरिटी। गाइस ये मुझे बहुत क्लियरली बताओ यार, ये इंग्लिश बैच है या इंग्लिश बैच है? इंग्लिश 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 इंग्लिश। तो इंग्लिश है तो हर चीज मैं कैसे हिंदी में बोलूंगा यार, मतलब एग्जैक्ट वर्ड मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं कोशिश भी नहीं कर सकता बिकॉज मुझे नहीं आता है, ठीक है। थोड़ी सी इंग्लिश अगर वर्ड्स अगर आपको लग रहा है, एक सॉल्यूशन बताता हूं मैं गाइस, थोड़ा सा आपको मेहनत थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। पोल्यूशन प्योरिटी अगर मैं बोल रहा हूं तो साइड में अगर आप लिख लोगे तो बाद में वर्ड वेरीफाई भी कर सकते हो या तुरंत भी कर सकते हो, ठीक है। तो पोल्यूशन एंड प्योरिटी, कास्ट इज एन एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ पोल्यूशन एंड प्योरिटी। कास्ट एक ऐसा सिस्टम आइडेंटिटी है जो पोल्यूशन और प्योरिटी पे चलता है। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना, कई बार यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। हिंदू शास्त्रों के अंदर दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, द्विजास एंड नॉन द्विजास। द्विजा वो होते हैं जो ट्विन बॉर्न है। ट्विन बॉर्न का मतलब क्या होता है? जो सेक्रेड दो बार जन्म लेते हैं, जो सेक्रेड सेरेमनी से गुजरते हैं वो ट्विन बॉर्न वाला जाता है। उपनयन सेरेमनी जिसे बोलते हैं, जहां पे जैसे वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जनेऊ, जनेऊ धारण करते हैं। एक सेरेमनी परफॉर्म की जाती है। आप जन्म लेते हो, धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद में अलग अलग जातियों में अलग अलग है, वो एक सेरेमनी पुटअप करता है, एक थ्रेड पुटअप करते हैं एक सेरेमनी के थ्रू। उन लोगों को बोलते हैं द्विजास। इंडिया में जो द्विजास हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको द्विजास बोला गया। द पीपल हु वेंट फॉर सेक्रेड थ्रेड, जिन्होंने सेक्रेड थ्रेड को धारण किया। एक तरफ था नॉन द्विजास, ये सिर्फ जन्म लेते थे, ट्विन बॉर्न नहीं थे, क्योंकि इनको अलाउ नहीं था गोइंग थ्रू सेक्रेड थ्रेड। सेक्रेड थ्रेड पहनना या जनेऊ पहनना इनको अलाउड नहीं था, अनुमति नहीं थी टू वेयर अ सेक्रेड थ्रेड। तो ये दो वर्ड तुम्हें ध्यान में रखने हैं कि यहाँ पे ये लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इधर इंक्लूड किए गए और जो एस्पेक्ट थे शूद्र वो इधर इंक्लूड किए गए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कास्ट एक ऐसी चीज है इंडिया में जिसके कोई पुख्ता सबूत आज तक किसी हिस्टोरियन, किसी सोशियोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट को नहीं मिले। कहां से है किसी को नहीं पता है। ये तो समझ में आया कि हमने सर ये तो पढ़ा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे अरेंज्ड है। लेकिन कुछ
शास्त्र या कुछ किताबों में आप ये भी पढ़ते हो, फिफ्थ वर्णा। फिफ्थ वर्णा वो लोग थे जिसे अवर्णा भी बोला गया, अवर्ण जिसे बोला गया, फिफ्थ वर्ण जिसे बोला गया, जिसको आप अगर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझना चाहो तो अनटचेबल्स। अनटचेबल्स वर्णा सिस्टम के बाहर थे, ये वर्णा के अंदर इंक्लूड नहीं किए गए थे। तो अब तीन डिफरेंस आते हैं तुम्हारे पास। यहां तक सेक्रेड थ्रेड होती है, इसमें सीक्रेट थ्रेड नहीं होती है, और ये अनटचेबल्स होते हैं, इससे भी लोअर रैंकिंग, लेकिन वो हायरार्की में अलग से रखे जाते हैं। ये हायरार्की इधर ही रहा करती थी। अब धीरे धीरे हुआ क्या कि ये एक जनरलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग बन गई, और हुआ ये कि इनमें कॉमन कर दिया गया, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन बैठा लिया गया कि ये शूद्र ही अनटचेबल्स हैं। ये अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे लेटर वैदिक टाइम से स्प्रेड करने लगी, और आज नॉर्मली ये है कि हम अछूत को शूद्र वाले पार्ट से ही इक्वेट करके समझते हैं। बट थियोरेटिकली तुम्हें क्लियरली बता दे रहा हूं कि अनटचेबल्स कौन थे, जिनको चंडाल्स भी बोला गया है, और शूद्र और ये चार वर्णा के सिस्टम में आते थे। तो धीरे धीरे ये दोनों वर्णा कंबाइन हो गए, ये एक चेंज है। यहां तक क्लियर है सबका? द्विजा वापस एक्सप्लेन करूं। द्विजा का मतलब होता है द पीपल हु गो थ्रू, द पीपल हु वेयर सेक्रेड थ्रेड। जो लोग जनेऊ पहनते हैं वो लोग द्विजाज होते हैं। ट्वाइस बॉर्न, द्विजा का मतलब है ट्वाइस बॉर्न, ट्विन बॉर्न, दो बार जन्म लेते हैं। एक जब वो इस दुनिया में आए तो पहला जन्म, रियलिटी में दूसरा जन्म होता है कि वो अपनी जात में इंक्लूड किए जाते हैं, वो सेरेमनी के थ्रू, वो थ्रेड के थ्रू, वो दूसरा जन्म। तो ट्विन बॉर्न, क्लियर विद दिस? हाँ, किसी ने ये भी बोला कि सर बिहार में ब्राह्मण पहनते हैं, राइट। यही चीजें चेंज होती गई आगे जाके, ये वाले इधर कॉमन बन गए, और आगे जाके ये समझा गया कि जनेऊ सिर्फ ब्राह्मण पहनते हैं। कई हिंदी पिक्चर भी देखोगे, वो जनेऊ दिखा के बोलते देखो मैं शुद्ध ब्राह्मण हूं। रियलिटी में होता यह था कि ये जनेऊ तीनों चीजों के लिए था, तीनों वर्णों के लिए था। लेकिन आगे जाते जाते बहुत अलग हो गया सिस्टम, जहां पे लोग उस जनेऊ को सिर्फ ब्राह्मण से इक्वेट करने लग गए। हमारी कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग बन गई कि जनेऊ पहनने वाले ब्राह्मण होते हैं। तो दिस इज व्हाट चेंज्ड, ये पूरा सिस्टम बदलता चला गया। लेकिन हम बदलाव बाद में देखेंगे, पहले एज इट इज सिस्टम तो समझे। तो समझ में आया कि इनिशियली जाति किस बेसिस पे अरेंज की गई थी। ये चार वर्णा थे और एक अवर्णा था। इज द पॉइंट क्लियर टिल हियर? यहां से शुरुआत होती है कास्ट की, आगे जाते जाते हर चीज बदल जाएगी इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, बना कैसे कास्ट, कौन लाया इसको दुनिया में? हर एक एस्पेक्ट की एक ओरिजिन होती है। जैसे रिलीजन को जब लोग एक्सप्लेन करते हैं, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिलीजन को जब एक्सप्लेन करते हैं, तो वो अलग अलग थियरी देते हैं कि देखो यहां से रिलीजन आया। ईबी टेलर ने एक थियरी दी एनिमिज्म की, और बोला कि देखो एनिमिज्म जो सबसे पहला धर्म था, और वहां से रिलीजन स्टार्ट होती है। कई लोग नेचरिज्म के ऊपर बात करते हैं, कई फेटिशिज्म के ऊपर बात करते हैं, कई टोटमिज्म की बात। ये जस्ट वर्ड यूज किया, ध्यान से समझना। पानी कहां से आया उसकी भी एक ओरिजिन होती है। हर एस्पेक्ट की ओरिजिन देखी जाती है। आप और हम भी अपनी ओरिजिन देखते हैं कि हम फलाना के वंशज हैं, यहां से आए हैं, यहां से आए, अपनी ओरिजिन ट्रेस करते हैं। सोलर सिस्टम की भी एक ओरिजिन देखी गई। वैसे ही जब लोगों ने कास्ट सिस्टम की ओरिजिन देखना स्टार्ट की, तो अब उनके पास बहुत बड़ा चैलेंज था। कि चैलेंज क्यों आया? बिकॉज कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर आपने एंशिएंट इंडिया थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो एंशिएंट इंडिया में कहानी इन द सेंस एक अंडरस्टैंडिंग है कि पहले जो हिस्ट्री थी ना, वो स्मृति के बेसिस में याद की गई। पढ़िए, ओरल ट्रांसलेशन थी, ओरल नॉलेज एक से एक आगे बढ़ता था, स्मृति, फिर जाके उसको रिटन डाउन करने लगे, राइट डाउन करके वो आगे बढ़ता चला गया नॉलेज। अब जो हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स थे, वो रिकॉर्ड्स में अगर कास्ट की ओरिजिन एक्सप्लेन की गई होती, तो मान लेते देखो यहां पे एक्सप्लेन किया गया, यहां से आई कास्ट। लेकिन जो स्मृति उससे पहले चल रही थी, ऋग्वेदा या उससे पहले के टाइम के अंदर, तो आप देखते हो कि किस तरीके से हमारे पास उनके कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। तो एक डिबेट स्टार्ट हुई कि ये कास्ट ओरिजिन होती कहां से है। एंड सिंस कोई क्रिस्टल डॉक्यूमेंटाइज्ड आपके पास एम्पेरिकल सबूत नहीं थे प्रूव करने के लिए, बहुत सारी थियरीज बनी कास्ट की ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये सारी थियरीज अपने अपने तरीके से बताती है कास्ट कहां से आया, सबसे पहले कास्ट कैसे बना, सबसे पहले कैसे बना, और कैसे आगे जाके ट्रांसफर होता चला गया। सबको यहां तक समझ में आया? कास्ट की ओरिजिन की तीन पावरफुल थियरीज है, एक सुपर पावरफुल थियरी है, ठीक है। सबसे पहली थियरी उठाता हूं, रेशियल थियरी। सारी थियरीज करने के बाद में आपको छोटा सा सवाल पूछूंगा। पहले टॉपिक करने से पहले ये बता दे रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन तुम्हारे जमाने में जब तक यूपीएससी दोगे तब तक कभी नहीं आएगा। कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुम्हें डिस्कस द ओरिजिन थियरी ऑफ कास्ट सिस्टम्स। क्यों? ओरिजिन पुख्ता एस्टैब्लिश ही नहीं है, तो क्या डिस्कस करोगे? लेकिन जो इस डिस्कशन के बाद में क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर यहीं पे, और वो यूपीएससी डेफिनेटली पूछ सकता है। रेशियल थियरी ऑफ कास्ट सिस्टम, ध्यान से सुनना, छोटी छोटी थियरी है, कोई डरने वाली बात नहीं है। रेशियल थियरी एडवोकेट्स दैट कास्ट कैन बी कंपेयर्ड टू रेस, कास्ट रेस के साथ कंपेयर किया जा सकता है। हर्बर्ट रिस्ले जो ब्रिटिश स्कॉलर थे, उन्होंने ये थियरी दी, और उन्होंने बोला कि कास्ट और रेस एक ही है। एंड ही एडवोकेट्स दैट द ओरिजिन ऑफ कास्ट देयरफॉर लाइज इन द कलर डिफरेंस, कि अलग अलग कलर में विभाजन होने, कलर्स के बेसिस पे अलग अलग वर्णा में विभाजन किया गया, और जो लोग व्हाइट थे वो द्विजाज बन गए, और जो ब्लैक्स थे वो नॉन द्विजाज बना दिए गए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, द रेशियल थियरी ऑफ हर्बर्ट रिस्ले एडवोकेट्स दैट द कास्ट इज द रिजल्ट ऑफ कलर डिफरेंशिएशंस। The caste was result of different colors. The whites were considered as द्विजाज, और नॉन व्हाइट्स को दासयूज या दसायूज बोल दिया गया, या नॉन द्विजाज, ब्लैक्स को नॉन द्विजाज मान लिया गया। अब क्या लगता है ये थियरी वैलिड है? अब आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। दिस थियरी कैन नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ कास्ट। क्यों? ये थियरी फेल कर जाती है। कैसे? दिस थियरी कैन नॉट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग कि अगर कलर के बेसिस पे द्विजा और नॉन द्विजा का डिमार्केशन हुआ, तो किस बेसिस पे साउथ इंडिया में ब्राह्मण्स ब्लैक है। तो ये क्लियरली प्रूव हो जाता है कि कास्ट कलर के डिफरेंस पे तो नहीं बनाई गई थी इंडिया में, बिकॉज इन इंडिया वी डू सी दैट द ब्राह्मण्स ऑफ साउथ इंडिया आर ब्लैक, and
even the non-Dvijas of Jammu and Kashmir are white. Therefore, this theory was merely a colonial understanding. वो सिर्फ उनकी परिभाषा थी, उनकी समझ थी. उन वेस्ट में रहते थे तो वो सेम कॉन्सेप्ट रेस का इधर अप्लाई करने लगे और कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. Therefore, racial theory failed to explain the origin of caste system. नहीं एक्सप्लेन कर पाई क्योंकि लोगों ने कोशिश की, कलर से एक्सप्लेन कर देते हैं, कलर का डिवीजन बता के लोगों ने थियरी भी दी, लेकिन दिस फेल्स. क्यों? इंडिया में वैलिड नहीं है ये थियरी. ब्राह्मण्स भी ब्लैक है और नॉन द्विजा भी व्हाइट्स है इंडिया में. यहां तक सबका क्लियर? ठीक है. सेकंड थियरी आती है पावर थियरी ऑफ कास्ट. इसकी वीकनेस आप बता देना मुझे, क्योंकि काफी लोग इधर दिस थियरी वाज गिवन बाय हर्बर्ट रिस्ले. रिस्ले साहब ने थियरी दी थी. बाकी दोनों थियरी के कोई कॉन्क्रीट ऑथर नहीं है, ये सिर्फ एक ओपिनियंस है. कोई कॉन्क्रीट आदमी ने नहीं दी ये थियरी. पावर थियरी ऑफ कास्ट, व्हेन द रेशियल थियरी ऑफ कास्ट. एक और थियरी है वो भी लिख देता हूं, बता देता हूं, आपको ऑलरेडी पता होगी. डिवाइन थियरी ऑफ कास्ट. जस्ट बाय चांस. पावर थियरी ऑफ कास्ट. जब रेशियल थियरी फेल कर गई तो रेशियल थियरी फेल करने के बाद लोगों ने देखा कि चलो फिर से प्रोजेक्ट चालू करते हैं, कहां से आई कास्ट. कुछ लोग खड़े हो गए और बोला कि नहीं, मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया है. पावर थियरी क्या है साहब, बताइए. पावर थियरी में तो ये पावर थियरी वाले बोलते हैं, देखो, कास्ट वाज क्रिएटेड बाय ब्राह्मण्स इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर पावर इन सोसाइटी. सडनली मतलब जब एक थियरी फेल कर गई, फिर रिसर्चर बैठ गए, डॉक्यूमेंट पढ़ने लगे. एक आदमी नींद से उठता और बोलता है मैंने फाइंड कर लिया ओरिजिन. पूछा गया साहब बताइए, तो द कास्ट वाज द ओरिजिन ऑफ द कास्ट लाइज इन ब्राह्मण्स. द ब्राह्मण्स क्रिएटेड द कास्ट सिस्टम इन ऑर्डर टू लार्जली मेंटेन देयर पावर. सॉलिड एक्सप्लेनेशन है वैसे. हाँ, पावर थियरी एंड पॉलिटिकल थियरी एक ही है. यस, दिस पावर थियरी देयरफॉर क्लियरली शोज कि ब्राह्मण्स क्रिएटेड द कास्ट. और प्रैक्टिकल में देखे तो सही बोल रहा है यार, कि ब्राह्मण्स ने हर रूल वैसे ही बनाए जिसमें हमेशा सुपीरियरिटी ब्राह्मण्स की रही. चाहे वो सैक्रिफाइस के अंदर उन्होंने बोला कि हम हैं जो तुम्हारे एजेंट है टू कनेक्ट यू विद द गॉड, हमारे बगैर रिचुअल्स नहीं हो सकते थे. या फिर उनकी जरूरत होती थी कोई भी किंग के रूल को आशीर्वाद देने की या जस्टिफाई करने की. अब हर सारी चीजें ऐसी ही हो रही थी इधर, बट फिर भी ये थियरी एक्सेप्टेबल नहीं हुई. क्यों फेल कर गई? बिकॉज दिस थियरी एट द बेस्ट कैन एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, इट कैन नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन. आप ओरिजिन पढ़ रहे हो, ऑपरेशन नहीं पढ़ रहे हो. ऑपरेशन तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आई कैसे पढ़ने के लिए ये थियरी सक्षम नहीं है. क्यों? बिकॉज द बिगेस्ट क्वेश्चन वाज कि ब्राह्मण्स कैसे आए, ये कास्ट कहां से आई, ये भी तो कास्ट थी. तो जब ब्राह्मण्स आए कैसे वाला कॉन्सेप्ट आया, जितने में दिस थियरी फॉल्स, कि बिकॉज इट कैन नॉट गिव a concrete evidences कि ये ब्राह्मण्स कैसे आए. in fact that also has to be explained because your theory ऑपरेशन तो दिखा दे रहे हो, ओरिजिन में तुम्हारी थियरी एकदम ही बकवास है. कहीं पे भी तुम ओरिजिन नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि ब्राह्मण्स ने बना. तो ब्राह्मण्स कहां से आए दोस्त? प्लीज मेक श्योर दैट दिस थियरी कोई पुख्ता एविडेंसेस नहीं है पूरे के पूरे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अंदर. कैन नॉट प्रूव दिस अप. जब फिर थियरी फेल कर गई तो फिर एक थियरी आती है. इससे पहले ये कर देता हूं, क्यों, ये सबसे बड़ा फेलियर है. ये सारी थियरीज फेल कर गई तो लोगों ने बोला कि नहीं भाई साहब, हम नहीं पता कर सकते कास्ट कहां. एक काम करते हैं, इस टॉपिक को क्लोज कर देते हैं. किसी भी टॉपिक को क्लोज करने हो तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? When the people could not find concrete evidences, they gave the divine theory of caste, where the divine theory of caste advocated that the caste is the result, caste was created by God. भगवान ने बनाई है ये कास्ट. यहाँ पे नॉर्मली आप पढ़ते हो, ब्रह्मा के माउथ से ब्राह्मण्स आए, हैंड से क्षत्रिय आए, थाई से वैश्य आए और फीट से शूद्र आए. वही थियरी है ये. That God created caste. It was not created by any persons, individuals or kings. Rather than it was the Lord or the Almighty which created the caste system. भगवान ने कास्ट को जन्म दिया, और जब भगवान ने दिया तो उसका कोई एविडेंस नहीं मिलेगा आपको, उसका वेरिफिकेशन नहीं हो सकता. Anything which is attached with the religion cannot be verified. उसका वेरिफिकेशन पॉसिबल और संभव है ही नहीं. अब ये तीन थियरी ने कहीं ना कहीं कास्ट की डिबेट इधर तीसरे ने आके ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर ली अपनी डिबेट कि हम नहीं बता सकते कास्ट कहां से आई है. बट जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती गई, कुछ लोगों ने कोशिश की फिर कि देयर कुड बी सर्टेन एक्सप्लेनेशंस. तब आती है थोड़ी बहुत एक्सेप्टेबल थियरी जो बहुत सारे हिस्टोरियंस एक्सेप्ट करते हैं. आर.एस. शर्मा की एंशिएंट इंडिया पढ़ी है या एनसीईआरटी पढ़ी है या किसी भी एक ठीक ठाक पढ़े व्यक्ति की एंशिएंट इंडिया का मटेरियल पढ़ा है तो हर जगह ये मिलेगा आपको. ऑक्यूपेशनल थियरी ऑफ कास्ट सिस्टम. ऑक्यूपेशनल थियरी ऑफ कास्ट सिस्टम बोलता है द कास्ट वाज द रिजल्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस. ऑक्यूपेशन लेड टू द राइज ऑफ कास्ट सिस्टम. जो टाइप की आप ऑक्यूपेशन करते थे उस टाइप की आपकी जात हो गई या कास्ट हो गई. फॉर एग्जांपल, प्रीस्टली ऑक्यूपेशन जो कर रहे थे वो ब्राह्मण्स बन गए. सोल्जर्स या किंग्स, एरिस्टोक्रेट्स क्षत्रिय बन गए. जो फाइट कर रहे थे, जो बिजनेस कर रहे थे वो वैश्य बन गए, और जो अनक्लीन ऑक्यूपेशंस कर रहे थे वो शूद्र बन गए. सो दिस थियरी एडवोकेट्स योर ऑक्यूपेशन डिटरमाइंड योर कास्ट. अब ध्यान से समझना इधर प्लीज. सिंस योर कास्ट वाज डिटरमाइंड बाय द बेसिस ऑफ योर ऑक्यूपेशन, अगर ये ब्राह्मण फाइट करने लगेगा, सोल्जर के काम करने लगेगा, तो इसकी जात क्या हो जाएगी? फिर क्षत्रिय हो गई. अगर ये क्षत्रिय बिजनेस करने लगेगा तो इसकी कास्ट वैश्य हो जाएगी. और सपोज इस वैश्य को लगता है कि थोड़े दिन के बाद मैं फाइटिंग करने लगूंगा जिम विम जाके, तो वो क्षत्रिय बन जाएगा. और क्षत्रिय बनने के बाद में उसे लगता है कि अब जीवन को त्यागना है, ब्राह्मण बनना है, भगवान की पूजा करनी है, तो फिर ये ब्राह्मण भी बन सकता है. मतलब ये चेंज योर ऑक्यूपेशन, चेंज योर कास्ट, ऐसा सिस्टम था.
और ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी आपको इसके एविडेंस मिलते हैं, जहां पे अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड में आपको ये क्लियरली लिखा हुआ है हिस्ट्री बुक्स में कि एक ही घर के अंदर डिफरेंट टाइप की कास्ट के लोग रहते थे, बिकॉज देयर ऑक्यूपेशंस वर वे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो यू कैन चेंज योर ऑक्यूपेशंस, यू कैन चेंज योर कास्ट सिस्टम। अब यहां से कास्ट की ओरिजिन हुई, ये थोड़ा बहुत वैलिड इसलिए लगता है क्योंकि हमें ऋग्वेदा या लेटर वैदिक के टाइम के अंदर इसके कॉन्ट्राडिक्टरी या इसके सपोर्ट में सबूत मिल जाता है। अब ये इनिशियली स्टार्ट तो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हुई, लेकिन आगे जाके लोगों ने क्या किया, इस पे तुम ब्राह्मण्स की थियरी लगा दो, पावर वाली थियरी। कास्ट ओरिजिन यहां से हुई, आगे जाके इन लोगों ने इस कदर इंटरप्रिटेशन दी इस कास्ट सिस्टम की कि ये ऑक्यूपेशन साइड में आ गई और ये कास्ट फिक्स्ड हो गई। तो अगर आप ऑक्यूपेशन थियरी कंबाइंड विद द पॉलिटिकल थियरी और द पावर थियरी ऑफ कास्ट सिस्टम करते हो तो समझ में आता है कास्ट सिस्टम किस तरीके से आगे रिजिड हो गया, बिकॉज द ब्राह्मण्स एट द टॉप ऑफ द हायरार्कीज नाउ लार्जली created a system and explanations derived out of different types of divine beliefs कि this is how your caste is fix हो गया वो जाके आगे। तो लेटर वैदिक में आप क्या पढ़ते हो कि धीरे धीरे जाते जाते कास्ट सिस्टम रिजिड होता चला गया, ऑक्यूपेशन हटती चली गई और ये फिक्स मान ली गई। जो एक बार जिसकी जात जैसी बन गई वो उसी की तरीके से आगे बढ़ती चली गई। एवरीबडी क्लियर टिल हियर? पक्का? These four caste led to the rise, these four occupations led to these four castes। एक सेकंड, एक डाउट क्लियर कर लेते हैं किसी का। सोनम शिवांगी, कैन यू रेज योर हैंड प्लीज? सोनम। हाँ सर, ये जो आपने ऑक्यूपेशन के बेसिस पे क्लासिफाई करा है, वैसे ये जो वर्ण सिस्टम के अंडर इंक्लूड होता है, राइट। तो वर्ण और कास्ट में क्या डिफरेंस है? तो वर्ण सिस्टम वाज मोस्टली बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन। नहीं परफेक्ट, एकदम सही है, एकदम सही है। कास्ट क्या होती है फिर? आपने अभी कास्ट बताया कि वो तो जैसे एक एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी है जो कि सोल्यूशन एंड थ्योरी के बेसिस पे चलती है। परफेक्ट, चलो नाउ यू डिजर्व एन एक्सप्लेनेशन। आपने दो वर्ड यूज किए, वर्ण और कास्ट, ठीक है? जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार ही कास्ट लेके चलते हो तो वो वर्ण होता है। और कास्ट उसे बोलते हैं जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नीचे सब कास्ट को रिकॉग्नाइज करते हो तो वो कास्ट बन जाती है। तो वर्ण और कास्ट दो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है, रेडिएटिंग फ्रॉम टू डिफरेंट थियोरेटिकल ओरिएंटेशंस। अब Varna is considered as a system which talks about that the entire caste system consists of four different varnas, where each varna is united on the basis of their common origin। ये जो ऑक्यूपेशन आप बीच में ऐड कर रहे हो ना, ये आपका बायसनेस आ गया उधर। ये इनिशियल ओरिजिन होता है, बाद में जाके वरना ऑक्यूपेशन पे डिटरमाइन नहीं किया जाता है। वरना बाद में रिजिड हो गया, जो जैसे मैंने अभी लेटर वैदिक की बात की थी। तो ये ऑक्यूपेशन वरना होता है, नॉन ऑक्यूपेशन से कास्ट होती है नो। इनिशियल ओरिजिन हमेशा सिर्फ ऑक्यूपेशन से देखी जाती है। तो वरना ऑल्सो इज डिराइव्ड फ्रॉम पोल्यूशन एंड प्योरिटी, ये भी पोल्यूशन एंड प्योरिटी। अब डिफरेंस जो आता है कि चार ही कास्ट मानी जाती है वरना के नीचे, चौथा पांचवा कोई कास्ट ही नहीं है, इसकी सब कास्ट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। तो बोला जाता है वरना एक इंटीग्रेटिव व्यू देता है इंडियन सोसाइटी का। व्हाट वाज योर नेम? हेलो सोनम, इज दिस पॉइंट क्लियर? आप वरना और कास्ट को वैसे डिफरेंशिएट मत करो कि ये ऑक्यूपेशन है, ये नॉन ऑक्यूपेशन है। क्यों? आगे जाके तो ये भी नॉन ऑक्यूपेशन हो गया था जो जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। क्लियर? तो प्लीज अच्छे से देखो गाइस, कास्ट में बहुत सारे एस्पेक्ट्स है और इनफैक्ट यहाँ पे चैट्स में आगे वाले डाउट ज्यादा आ रहे हैं। थोड़ा सा सब्र करके चलते रहोगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, एवरीथिंग वुड बी क्लियर। कास्ट व्यू ऑफ कास्ट के अंदर सब कास्ट को स्पेस दी जाती है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि पूरी इंडिया सिर्फ ये चारों में डिवाइडेड है। क्षत्रिय के अंदर कोई डिवीजन नहीं है, ब्राह्मण्स में कोई डिवीजन नहीं है। तो ये बुक व्यू माना जाता है, ये रियल व्यू माना जाता है। ये सिर्फ किताबों में मिलेगा आपको, ये रियलिटी ग्राउंड पे मिलेगा कि चार वर्णा के अंदर भी बहुत सारी सबकास्ट होती है। थैंक यू सोनम। डिवाइन थियरी क्लियर है। ऑक्यूपेशनल थियरी बोलती है द कास्ट वाज द रिजल्ट ऑफ द ऑक्यूपेशंस एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे कास्ट बिकेम रिजिड, डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ पोल्यूशन ऑफ प्योरिटी। ऑक्यूपेशन से स्टार्ट होता है और आगे जाके धीरे धीरे ये प्योरली एक रिचुअल बेस्ड, कल्चर बेस्ड सिस्टम बन गया। तो ये कुछ हद तक जस्टिफाइड है क्योंकि हमारे पास एविडेंस है, चाहे हमारा मन मानना चाहे या नहीं मानना चाहे। बिकॉज ऑफ द हिस्टोरियंस गिविंग सर्टेन एविडेंसेस, कोटिंग सर्टेन टेक्स्ट्स, ये थोड़ी सी एक्सेप्टेबल ज्यादा लगती है कि ऑक्यूपेशन शायद कास्ट का एक रिजल्ट रहा होगा। अब एक थियरी आती है, बोलता है कि नहीं, सब में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। क्यों? ऑक्यूपेशन ओरिजिन के कोई कॉन्क्रीट एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ लोगों का एक ओपिनियन है कि एक घर में चार कास्ट रह रही थी। एक बहुत अच्छा सा सब्सटैंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ सच में ऐसा ही था क्या, प्रूफ नहीं मिल पा रहा है, एक हाइपोथेसिस रह गई सिर्फ। तो इवोल्यूशनरी थियरी ऑफ कास्ट बोलती है, या इसे लिबरल थियरी ऑफ कास्ट भी बोला जाता है, जहां पे ये बोलते हैं द प्रिसाइज ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी फाउंड आउट। No single factor led to the rise of caste system. Different factors led to caste in different time periods and circumstances. ये सीधा सीधा आके डिबेट क्लोज कर देते हैं और इस थियरी के बाद में कोई डिबेट नहीं हुई है कास्ट की ओरिजिन में, खत्म हो गया डिबेट। नो थियरी एग्जिस्ट बियॉन्ड दिस। इवोल्यूशनरी थियरी ये बोलती है कि एग्जैक्ट क्या है पता नहीं चला, कहीं पे वो ऑक्यूपेशन के कारण बनी, कहीं पे डिवाइन एक्सप्लेनेशन के कारण लोगों ने कास्ट बना दी, कहीं पे पावर के बेसिस पे बन सकती है, तो कहीं पे किसी और पर्टिकुलर फैक्टर्स के बेसिस पे बन सकती है। तो इवोल्यूशनरी थियरी ने एक पॉइंट दिया तुम्हें, मल्टीपल फैक्टर्स वुड हैव लेड टू ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम इन डिफरेंट रीजन्स। तो हो सकता है साउथ इंडिया में कोई और कारण बनी, बाहर किसी और कारण के बेसिस पे बनी, बाहर इन द सेंस साउथ इंडिया से बाहर, नॉर्थ में या गंगा प्लेन्स में किसी और कारण के बेसिस पे बनी, कोई सिंगल फैक्टर नहीं है, ये बोलते हैं। इज द पॉइंट क्लियर? तो अब मैं अगर आपसे पूछूं डिस्कस द ओरिजिन ऑफ कास्ट, शायद इजीली लिख लोगे कि अलग अलग थियरीज है कुछ ऐसा, लेकिन यूपीएससी ऐसा सीधा क्वेश्चन नहीं देगा। सपोज मैं आपको ये पूछूं
द कास्ट सिस्टम इज द रिजल्ट ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस प्रिवलेंट इन एंशिएंट इंडिया, डिस्कस। क्या ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो? स्टार्ट करोगे मे बी सम कल्चरल प्रैक्टिसेस, आगे नेगेट करना, लेकिन ये जरूरी नहीं है। क्यों? कुछ थियरीज ऑफ ओरिजिन बताती है कि कल्चरल प्रैक्टिसेस के कारण नहीं डेवलप हुआ, पावर प्रैक्टिसेस के कारण हुआ, सेल्फिश एंड्स के कारण, भगवान ने बनाया, डिवाइन एंड्स के कारण, रेस के कारण, और मे बी फॉर दैट मैटर डिफरेंट फैक्टर्स के कारण। यूजेबिलिटी ऑफ कंटेंट इन सिविल सर्विसेज इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन द कंटेंट इटसेल्फ। डायरेक्ट कंटेंट से कोई क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करना, एप्लीकेशन ऑफ दैट कंटेंट वुड हेल्प यू टू गिव ऑलमोस्ट ऑल द आंसर्स। जितना 2 दिन या 1.5 दिन में कास्ट डिस्कस करूंगा, उसके बाद जो मन चाहे वो क्वेश्चन उठा लेना कास्ट पे, जिस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस कमीशन का, जिस स्टेट पीसीएस कमीशन का, सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। इज द ओरिजिन पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओरिजिन पे शायद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ये पता रह गया कास्ट का हर क्वेश्चन डन है। पूरा अटेंशन एब्सोल्यूट जितना में पॉसिबल है देना, जब तक ये 5-6 फीचर डिस्कस नहीं करूंगा। कास्ट सिस्टम हमें समझ में आ गई, एक अस्क्राइब्ड आइडेंटिटी है। ओरिजिन इसकी अभी भी कॉन्क्रीटली हमें नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों ने अलग अलग फैक्टर्स बताए हैं ओरिजिन के। अस्क्राइब्ड आइडेंटिटी भी है और एक नोशन प्योरिटी और पोल्यूशन से अटैच्ड है। छूत अछूत के बेसिस पे ये पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप हुआ, चलता आया और आज भी प्रैक्टिस किया जा रहा है। अब सपोज ये पूछा जाए व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, कोई 2 बंदे हाथ उठा सकते हैं, एक नॉर्थ इंडिया से होना चाहिए, एक साउथ इंडिया से, या फिर तीसरा कोई है तो एक ईस्ट इंडिया से। कुछ 3 अलग अलग रीजन से मुझे 3 स्टूडेंट चाहिए, ताकि मैं बताने से पहले तुम्हें यहां पे प्रूव कर दूं वो चीज। सौरभ, तेजस्वी, स्वस्तिक, गाइस मैंने 2-3 को अनम्यूट किया। कौन है अभी? हेलो सौरभ, कहां से बिलोंग करते हो आप? सर लखनऊ उत्तर प्रदेश। अरे क्या बात है, नवाबों का शहर है यार, तहजीब का। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। गाइस दूसरा बंदा कहां से है? गाइस मैंने अनम्यूट किया 3। आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश। द नेक्स्ट वन गाइस, किसी को किया मैंने अनम्यूट? कोई ईस्ट इंडिया से किसी का अनम्यूट हुआ? पता नहीं है मेरे को वैसे। सर आई एम आकृति फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश। चलो ये 3 ले लेते हैं फॉर दैट मैटर। सबसे पहले लखनऊ से स्टार्ट करते हैं जर्नी। सौरभ, आई एम सो सॉरी सौरभ। सौरभ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लखनऊ के अंदर या पूरे उत्तर प्रदेश में या आसपास के एरिया में जहां पे भी आप घूमे या रहे हो जन्म से, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट, कास्ट के फीचर क्या है आपके एरिया में? चाहिए मुझे जो आपने देखा समझा है, 2 बता दो सिर्फ। कास्ट के फीचर्स तो मतलब वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, जैसे कि देखने को मिल जाता है कि छोटी जात और बड़ी जात, मेनली तो यही चीज है। नहीं वही, उसके अंदर कैसे प्रैक्टिस की जाती है वो छोटी जात और बड़ी जात? वही कि ये काम वही करेगा और ये काम जो है तुम नहीं कर सकते। ठीक है, और कोई काम को छोड़ के, ऑक्यूपेशन को छोड़ के, शादी ब्याह खान पीन कुछ? हाँ, शादी में भी जैसे कि अभी मेरी एक फ्रेंड भी है, हेलो, मतलब मुस्लिम नहीं होना चाहिए। और नहीं वो तो इंटर रिलीजन हो गया, इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट पे चाहिए मुझे। कास्ट अगर वही यादव वगैरह हो जाता है ना। अच्छा, मतलब यादव श्रीवास्तव। यादव श्रीवास्तव, अच्छा पता नहीं यार यादव श्रीवास्तव, बट मैंने यादव जस्ट लिखा है कि शायद आप किसी एक पावरफुल कास्ट की वहां की बात कर रहे हो। ठीक है, चलो लेट्स सी, आंध्र प्रदेश से कौन थे हमारे साथ? तेजस्वी, प्लीज टेल मी व्हाट हैव यू सीन अबाउट कास्ट। गाइस ध्यान से समझना, आपको समझ में आएगा कि कास्ट कैसी चिड़िया का नाम है। हाँ तेजस्वी। So basically, we can start with standards of living, and I've specifically seen some SC colonies, not living something, but standards of living, slum areas where people of low caste stay. Ideally, they are kept at the outskirts of the town. ऐसी कॉलोनीज मतलब हाउसिंग सेग्रीगेशन आपने आंध्र प्रदेश में देखा है कि शेड्यूल कास्ट के अलग है, ब्राह्मण्स के अलग है या किसी और के अलग है? कुछ और, एक और फीचर? एक और फीचर apart from segregation, so కొంచెం కొంచెం తెలుగు వస్తుంది, కొంచెం కొంచెం తెలుగు వస్తుంది। yes sir, हाँ बताओ। maybe goldsmith can only be from upper caste. The slum work can be done by only. So again what I can take is occupation जिससे आप रिलेट कर रहे हो। Okay, ठीक है, our student from हिमाचल प्रदेश। Yes sir. हाँ Sir, I think marriage is such a factor Okay. which we consider at most. ठीक है, So then we have the social status. Like? That they have a specific status in the society. For example, that they will live in a particular area, like they live in some areas. Their clothes are different. Their eating habits are different. They we consider them unhygienic, and that is because of their lack of the money and something else. But so these are some common factors I think. okay, मतलब कुछ पॉवर्टी से रिलेटेड एस्पेक्ट, फूड, ड्रेस पैटर्न से, हाउसिंग पैटर्न से या फिर शादी ब्याह से रिलेटेड, राइट? Yes, sir, and the occupation. Basically. ओके, इवन ऑक्यूपेशन, ठीक है। Yes, sir. तो थैंक यू, अब स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ कास्ट में। द कास्ट हैज बीन प्रेजेंट इन इंडिया सिंस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। आई मीन जब से मैं इंडिया का ओरिजिन समझ सकता हूं तब से शायद कास्ट रही होगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आप पढ़ते हो, कास्ट का कोई वर्ड नहीं यूज किया गया, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन, आई मीन सबसे पहले वही पढ़ते हो एंशिएंट इंडिया में। इंडस वैसे तो नियोलिथिक मेसोलिथिक भी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आप पढ़ते हो तो आप देखते हो कि वहां पे सिटाडेल जैसे कॉन्सेप्ट हुआ करते थे, अपर टाउन लोअर टाउन ऐसा कॉन्सेप्ट है उधर। अब क्योंकि हमारी वो स्क्रिप्ट जो है अभी तक डेसिफर नहीं हो सकी, हमें पता नहीं एग्जैक्टली वो लिखा हुआ क्या, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, एंड अभी तक हम उसे समझ नहीं पाए, तो हमें रियलिटी में सही मायने में नहीं पता वो सिटाडेल एक इनइक्वालिटी थी या सिर्फ ऐसे ही कुछ एक पर्टिकुलर कारण के कारण था। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करें तो वो सिटाडेल्स कहीं ना कहीं अपर टाउन और लोअर टाउन एक सेग्रीगेशन इंडिकेट करते हैं, मे बी बिकॉज अमंग द पीपल लिविंग ड्यूरिंग दोस टाइम्स। बट ये कहना अभी कॉन्क्रीटली पॉसिबल नहीं है जब तक वो डेसिफर नहीं हो जाए, जब तक उस स्क्रिप्ट को समझा नहीं जा सके, उसका तोड़ नहीं निकाला जा सके, उसका मीनिंग नहीं समझा जा सके। तो इंडस सिविलाइजेशन को एक बार छोड़ देते हैं, बिकॉज ये रॉन्ग हो जाएगा मैं आंसर में लिखूंगा। तो आगे जब पढ़ते हो आप तो ना 1500 बीसी या जब से चालू हुआ अर्ली वैदिक पीरियड, तब से आप देखोगे कास्ट रही सोसाइटी।
2023 में आप खड़े हो, कंट्री बहुत वास्ट है, कोई हिमाचल प्रदेश से है, कोई आंध्र प्रदेश से है, कोई बिहार, तमिलनाडु या फिर लखनऊ से है। अलग अलग एरिया में उन्होंने अपने वर्ड्स में जितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि कास्ट उनके हिसाब से ऑक्यूपेशन या इनइक्वालिटीज या जिस भी बेसिस पे है, जो आपने फेस किया आपने बताया। अब इन तीनों के अंदर ये कॉमन पॉइंट देखो, तीनों लोगों ने ऑक्यूपेशन को डेफिनेटली मेंशन किया है यहाँ पे। कुछ लोगों ने कुछ हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन को भी हाईलाइट किया है, कुछ हाउसिंग के साथ क्लोथ्स फूड पैटर्न्स को भी डिस्कस कर रहा है। अब कास्ट का फीचर अगर मैं बोलूं ये है ये है ये है, क्या वो फीचर पूरी इंडिया में कास्ट के हर जगह मिलना जरूरी है क्या? तो समझ में आया मैंने 3 लोगों से आंसर क्यों पूछा। कास्ट इतना डाइवर्सिफाइड है कि एग्जैक्टली बोलूं कि ये फीचर है और ये फीचर है, सब जगह मिल रहा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसके लिए, हालांकि एक सोशियोलॉजिस्ट का नाम यूज कर रहा हूं बट काम आएगा, नाम हटा देना, इसका काम तुम्हें काम आ जाएगा। कौसम्बी एक सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला देयर इज अ ह्यूज वेरिएशन, गाइस पहले इंग्लिश में बोल देता हूं, हिंदी में कोशिश करूंगा इसको बोलने की वापस। देयर इज अ ह्यूज वेरिएशन इन द परसेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ कास्ट सिस्टम दैट एनी स्टेटमेंट मेड ऑन कास्ट वुड ऑलवेज हैव इट्स कॉन्ट्राडिक्शन प्रेजेंट। मैं समझा दे रहा हूं, ध्यान से समझना। कास्ट की प्रैक्टिसेस और सोच में इतना जमीन आसमान का अंतर है कि तुम जो समझ रहे हो कास्ट, उसका जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो भी उतना ही सही है जितना तुम समझ रहे हो कास्ट ये है। तो अगर तुम बोलते हो मुझे कास्ट रिजिड है, तो दूसरा आदमी इक्वल फैक्ट के साथ प्रूव कर ले जा सकता है कि कास्ट फ्लेक्सिबल है। आप अगर बोलते हो कि कास्ट एंडोगमी स्ट्रांग है, दूसरा आदमी प्रूव कर ले जाएगा तुम्हें फैक्ट, इक्वल फैक्ट के साथ कास्ट इंटरकास्ट मैरिजेस भी है। तो कास्ट के ऊपर कोई भी स्वाभाविक एक कॉमन फीचर डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट है। अब एक एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूं, ध्यान से सुनना कौसम्बी के स्टेटमेंट को। बस यार ऐसे कोऑपरेट करो, वो चैट बढ़ती जाती है ना तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है। नॉर्मली कास्ट को खाने से स्ट्रांगली कनेक्ट किया गया है। ऐसा माना गया ब्राह्मण सबसे ज्यादा प्योर इसलिए है क्योंकि वो वेजिटेरियंस है। अब एक आदमी ने इंडिया की स्टडी की, पूरी बकायदा इंडिया की स्टडी की, स्कॉलर का नाम दे देता हूं, साइड में लिख के रखना, पेपर में मत लिख देना प्लीज, पेपर में नहीं लिखोगे। स्टीवनसन ने पूरी इंडिया के फूड पैटर्न्स को पढ़ा और नॉर्मल जो माना गया कास्ट में ये था, ब्राह्मण्स वेजिटेरियंस होते हैं और जो नॉन वेजिटेरियंस है वो इम्प्योर होते हैं, उसके कारण वो नीचे रैंकिंग में आते चले जाते हैं। स्टीवनसन ने पूरे फूड पैटर्न को पढ़ा कास्ट सोसाइटी में और उसने एक हायरार्की दी, ध्यान से समझना। सबसे प्योर जो है वेजिटेरियंस, सबसे इम्प्योर जो है नॉन वेजिटेरियंस। अब जब वो पढ़ रहे हैं तो वो देखते हैं नॉन वेजिटेरियंस बहुत टाइप के हैं यार। अब उन्होंने अपनी स्टडी में ये नॉन वेजिटेरियन को हटा दिया और एक हायरार्की दी फूड की। क्या? बीफ ईटर्स, वो बोलते हैं सिर्फ नॉन वेजिटेरियन को नहीं आप इम्प्योर बोल सकते, बिकॉज इस नॉन वेजिटेरियन में भी अलग अलग कैटेगरी के नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं और वो इस हायरार्की में चलता है। वो बोलते हैं कि पूरी इंडिया अगर आप उठाओगे, सबसे ज्यादा प्योर वेजिटेरियंस है और किसी भी क्षेत्र में चले जाओ सबसे ज्यादा इम्प्योर माने जाते हैं बीफ ईटर्स। लेकिन बाकी जो ये नॉन वेजिटेरियंस है, यहां पे रैंकिंग की वेरिएशंस है। वो बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में ये हायरार्की चलती है, इससे थोड़े कम प्योर, इससे थोड़े ज्यादा इम्प्योर, इससे थोड़े ज्यादा इम्प्योर, थोड़े ज्यादा, सबसे ज्यादा इम्प्योर। नॉर्थ इंडिया में ये हायरार्की है, लेकिन जैसे ही तुम वेस्ट बंगाल में एंट्री करते हो, वेस्ट बंगाल में ये चेंज हो जाता है। फिश ईटर्स ज्यादा प्योर माने जाते हैं मटन ईटर्स से और मटन ईटर्स ज्यादा इम्प्योर माने जाते हैं फिश ईटर्स से। फंडा समझ में आया तुम्हें? अब अगर आप ये बोलो कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की इंप्योरिटी पे चला है, तो भैया नॉन वेजिटेरियन में भी अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं लोगों ने कास्ट के ऊपर। कोई किसी को, तो स्टीवनसन बोलते हैं the topmost and the bottommost remains fixed on the basis of purity and impurity, but there exist strong regional variations on the basis of food patterns. In North India, the mutton eaters are considered as more pure than the fish eaters, but in West Bengal, the fish eaters are considered as more pure. Wow, इसका मतलब ये कि शायद आप जो प्योरिटी इंप्योरिटी खाने पे देख रहे थे वो यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे कुछ ज्यादा इंप्योर ये है, कहीं पे कुछ ज्यादा प्योर ये है। ये पॉइंट फिट हुआ माइंड में क्लियरली। तो बोला क्या जा रहा है यहाँ पे कि किस तरीके से हम देख रहे हैं कि द कास्ट का कोई ऐसा फीचर, क्या बोलोगे हर जगह कास्ट ऐसा डिफिकल्ट है, बट फिर भी ऐसा माना जाता है कि डिफरेंस बहुत है। कौसम्बी जो बोल रहा है, यस कॉन्ट्रडिक्शन भी उतने ही सही होंगे जितने उनकी प्रेडिक्शन सही है, लेकिन फिर भी कास्ट के अंदर कुछ एक एसेंशियल फीचर्स है जो चाहे तुम हिमाचल प्रदेश में चले जाओ या चाहे तुम कर्नाटक तमिलनाडु में चले जाओ, चाहे तुम अरुणाचल प्रदेश में चले जाओ या चाहे गुजरात में चले जाओ, कुछ कॉमन फीचर पूरी की पूरी सोसाइटी में तुम्हें मिलेंगे, एंड दीज आर सम ऑफ दोस कॉमन फीचर्स। सो द फीचर्स ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, हाउएवर देयर आर सर्टेन कॉमन फीचर व्हिच आर प्रिवलेंट थ्रू आउट दी सोसाइटी। मैं चाहता तो सिर्फ ये स्टेटमेंट दे सकता था आपको जो समझ में आ गया आपको, लेकिन ये स्टेटमेंट आपको याद नहीं रहता। अब स्टीवनसन के कारण आपको ये स्टेटमेंट याद रहेगा, तो मैं प्रूफ पहले तुम्हें करूंगा, एक्सप्लेन बाद में करूंगा। सो ओवरऑल जो मिनिमम कुछ फीचर्स हैं हर जगह मिलते हैं, वेरिएशन प्रैक्टिस में हो सकती है, एसेंस में नहीं होगी। तो ये वो फीचर्स मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं जो कास्ट की किसी भी एस्पेक्ट में सोसाइटी में मिलेंगे तुम्हें। एवरीबडी क्लियर? ओके, अब सबसे पहला प्रिंसिपल देखते हैं कास्ट का, मतलब ये वो फीचर देख रहे हैं हम जो नॉर्मली कास्ट में मिलेंगे तुम्हें।
चाहे किसी भी एरिया के हो। अब ये फूड वूड वेरी करते हैं, चीजें वेरी करती है, लेकिन अगर तुम्हारी स्टेट में जात है तो ये फीचर डेफिनेटली उसके अंदर मिलेंगे। अब थोड़े थोड़े चेंजेस है क्योंकि मॉडर्न इंडिया में बहुत सारी चीजें बदल चुकी है लॉ के बेसिस पे। सबसे पहला फीचर स्टार्ट कर रहा हूं, द कास्ट सिस्टम्स, द मोस्ट बेसिक एंड प्रोमिनेंट फीचर इज द हायरार्की। कास्ट डिवाइड्स द एंटायर सोसाइटी इनटू अ हायरार्किकल इनटू अ रैंक्ड ऑर्डर व्हिच रिमेन्स फिक्स्ड। समझा देता हूं। सबसे पहला फीचर है हायरार्की का। किसी भी चीज को अरेंज दो तरीके से किए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ध्यान से समझना प्लीज। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट क्या होता है? दसवीं क्लास है जिसके अंदर 5 सेक्शन कुछ बना दिए, तो वो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है जहां पे सारे के सारे बच्चे 10वीं क्लास के ही हैं। सो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इज अरेंजिंग द ग्रुप्स इन एन हॉरिजॉन्टल मैनर विदाउट पुटिंग एनी नोशन ऑफ सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी। समझ में आया? सिर्फ रैंक और रैंकिंग नहीं होती है यहाँ पे, सिर्फ एक अरेंजमेंट किया गया है यहाँ पे, नथिंग मोर देन दैट। ओके, हेलो So can I ask you one thing? हाँ, टेल मी। Sir, वो जो evolutionary theory बता रहे थे ना, आप इसको बता देते short में। Evolutionary theory advocated that there is no single factor. हिंदी में बोलूं? No, sir, English में। हाँ, evolutionary theory advocated that there is no single factor which led to the origin of caste. Different factors led to origin of caste in different regions. कहीं पे पॉलिटिक्स के कारण आई, कहीं पे डिवाइन फीचर के कारण है, कहीं पे किसी ऑक्यूपेशन के कारण है। कोई सिंगल फैक्टर नहीं था, वो बोलते हैं मल्टीपल फैक्टर्स रहे इसके ओरिजिन के लिए। इज दैट क्लियर? Yes, sir, thank you. ओके, दो डिविजन्स होते हैं सोसाइटी अरेंजमेंट्स। अगर देखें तो दो तरीके से होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल जहां पे सिर्फ आप अरेंज कर देते हो इन ग्रुप्स विदाउट रैंकिंग देम, तो यहाँ पे रैंक नहीं होती है किसी चीज की। एक अरेंजमेंट होता है वर्टिकल। इस वर्टिकल अरेंजमेंट को दो तरीके से किया जाता है। एक अरेंजमेंट को बोला जाता है हायरार्की, एक अरेंजमेंट को बोला जाता है स्ट्रैटिफिकेशन। अब कास्ट इज अ हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ सोसाइटी। हायरार्किकल अरेंजमेंट का मतलब क्या है? इधर रैंक होती है, स्ट्रैटिफिकेशन में भी रैंक होती है, लेकिन द रैंक गिवन हियर, द पोजीशंस गिवन हियर आर फिक्स्ड, चेंज नहीं होती है वो। और स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर जो आपकी पोजीशंस है वो चेंज की जा सकती है, नॉट फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल। तो कास्ट ऐसा माना जाता है इज अ हायरार्किकल डिवीजन जहां पे जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का डिवीजन जो था वो फिक्स्ड था। दैट नेदर द ब्राह्मण्स हैड द कैपेसिटीज टू बिकम वैश्य और नेदर क्षत्रिय हैड कैपेसिटी टू बिकम ब्राह्मण्स। वो एक दूसरे की कास्ट में नहीं जा सकते थे। दे वंस born would be staying in that respective caste system. Is this hierarchical understanding clear? कि caste was a hierarchical arrangement of the entire society. अब उसमें स्ट्रैटिफिकेशन मत लिख देना। अब अगर मैं आपको ये पूछूं, अभी तक ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन ये दिया जाए, डिस्कस द चेंजेस व्हिच हैव टेकन प्लेस इन कास्ट सिस्टम आफ्टर इन इंडिया, एक चेंज अभी कौन सी बता सकते हो मुझे? हायरार्किकल डिवीजन हैव चेंज टू स्ट्रैटिफिकेशन। फिक्स्ड नहीं है। अब आप अपनी जात बदल सकते हो। कैसे? आगे बताऊंगा। कॉन्सेप्ट है संस्कृताइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट जो फिलहाल आपने सुने होंगे, लेकिन हम देखेंगे कि कैसे एग्जैक्टली उसका मीनिंग है कि आज हम अपनी जात बदल भी सकते हैं। ऐसे ऐसे एग्जांपल्स आई विल गिव यू, बट एटलीस्ट ये क्लियर हुआ कि कैसे इसको ही अगर समझ लिए तो आपको चेंज भी समझ में आ जाएगी। तो कास्ट वाज कंसीडर्ड एज अ हायरार्किकल डिवीजन। हालांकि कास्ट में बहुत वेरिएशंस थी, लेकिन जहां पे भी कास्ट रही वो हायरार्किकल डिवीजन फिक्स्ड रहा। कहने का मतलब फूड में वेरिएशन हो सकता है, लेकिन बंगाल में डिवीजन वही रहा, उत्तर प्रदेश में डिवीजन शायद वही रहा। तो एटलीस्ट वो हायरार्की थी जहां जहां पे भी जो जो जैसे जैसे डिवीजंस थे। एंडोगमी, ऑब्वियसली कास्ट एंडोगमी की बात कर रहा हूं। अब एंडोगमी क्या होती है पहले समझ लेते हैं। शादियां दो टाइप की होती है, अभी फिलहाल दो टाइप की समझते हैं, एंडोगमस मैरिजेस, एक्सोगमस मैरिजेस। एंडोगमस मैरिजेस होती है कि जिस भी रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी से बिलोंग करते हो, यू नॉर्मली मैरी विद इन दैट ट्राइब, विद इन दैट कास्ट और विद इन दैट रिलीजन, उसे बोलते हैं एंडोगमी। मैरिंग oneself within the same caste, caste endogamy. Marrying oneself within the same religion, religious endogamy. Marrying oneself within the same tribe, tribal endogamous marriages. Exogamy क्या होती है? Exogamous marriages क्या होती है? Where the marriages are considered to be made outside the caste or the culture which one belongs to. ये इंडिया में जो नॉर्मली पूरे भारत में आपको देखने को मिलता है, लिविंग सर्टन साउथ इंडियन सोसाइटीज, इंडिया में हर जगह कास्ट एंडोगमी स्ट्रांगली प्रिवलेंट होती है जहां पे ये कास्ट होती है। और इंडिया में ऐसी मैरिजेस भी स्ट्रांगली प्रिवलेंट है नॉर्थ इंडिया में, जिसे आप देखते हो विलेज एक्सोगमी से। विलेज एक्सोगमी का मतलब आप अपने गांव में शादी नहीं करते हो, आप गांव के बाहर शादी करते हो। स्ट्रिक्टली अवॉइडेड है नॉर्थ इंडिया के अंदर मैरिज विद इन वंस विलेज। तो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कास्ट सोसाइटी इज दैट ईच एंड एवरी कास्ट मैरीज विद इन देयर सेम कास्ट। आउटसाइड कास्ट मैरिजेस आर नॉट एंटरटेन्ड, नॉट प्रिफर्ड, नॉट रिकॉग्नाइज्ड। आपकी मैरिज रिकॉग्नाइज नहीं की जाएगी। हो सकता है आपको बिरादरी से, जात से या उस समाज से निकाल दिया जाए अगर आपने बाहर शादी की अपने कास्ट से। तो कास्ट का एक इंपॉर्टेंट फीचर है कास्ट एंडोगमी। ये नॉर्मली कास्ट एंडोगमी इतनी स्ट्रेस क्यों की जाती है? गोत्र एक्सोगमी होता है, सेम गोत्र में शादियां नहीं होती है नॉर्मली। गोत्र मतलब होता है डेसेंट, कहां से आप आपके वंशज सेम है क्या, वो डेसेंट सिस्टम देखा जाता है। बट गाइस मैं भी फैमिली किनशिप नहीं कर रहा हूं, आई एम डूइंग द कास्ट। कास्ट को इसलिए कास्ट एंडोगमी स्ट्रांगली एम्फसाइज की जाती है क्योंकि प्योरिटी और पोल्यूशन मेंटेन रहे,
कि कभी भी पोल्यूटेड और प्योर के बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं हो और वो प्योरिटी उस पर्टिकुलर कास्ट की बरकरार रखी जाए. This was the reason why caste endogamy was there. So did everybody understand what is the meaning of caste endogamy? Caste endogamy refers to marriage within the same caste, within one's caste. ध्यान से समझना, ये सिर्फ ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, चारों के लिए अनिवार्य था. वो अपनी जात में ही शादी कर सकते हैं. ऑक्यूपेशन शायद अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, because I already explained in the occupation thesis. One of the important feature of the caste system has been that the occupations have been chosen as per one's caste. जो आपकी जात रही है, नॉर्मली आपकी ऑक्यूपेशन उसी जात से रिलेटेड रहे. Your caste determined your occupations. इंडिया 75 साल हो गए लगभग इंडिपेंडेंस हुए, फिर भी आप स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन देखोगे कास्ट और ऑक्यूपेशंस के अंदर. वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन एग्जिस्ट. चाहे वो लैंड ओनरशिप में देखो, चाहे वो क्लास 4 कैटेगरीज के जॉब में देखो, डोमिनेशन लोअर कास्ट का, या क्लास 1 में अपर कास्ट का, ये कास्ट और ऑक्यूपेशन का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. इन कास्ट सोसाइटी द ऑक्यूपेशंस आर चूजन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वंस टैलेंट, वंस वर्थ, वंस कैपेबिलिटीज. द ऑक्यूपेशंस आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ वंस कास्ट. पोल्यूशन एंड प्योरिटी, अगर जात कहीं पे है, जिस भी फॉर्म में है, ये नोशन हमेशा प्रेजेंट रहेगा. हमेशा पोल्यूशन और प्योरिटी किसी ना किसी जात से कनेक्टेड रहेगी सोसाइटी में. चाहे अगेन मैं आसाम ले लूं, कश्मीर ले लूं, या तमिलनाडु ले लूं, या फिर गुजरात ले लूं, हर जगह पोल्यूशन एंड प्योरिटी हमेशा कास्ट के साथ चलेगी. एक परछाई है कास्ट की. कास्ट कैन नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट विदाउट द नोशन ऑफ पोल्यूशन एंड प्योरिटी, क्योंकि अगर ये खत्म हो जाता है, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया. इस पोल्यूशन प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ही वो कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन रही. शादियां सेम कास्ट में हुई, या फिर हायरार्की बनाई गई कि ये सबसे ज्यादा प्योर है, ये सबसे ज्यादा इम्प्योर है. सिर्फ ये खत्म हो जाए, ऑलमोस्ट ऑल द मेजर फीचर्स ऑफ द कास्ट इन इंडिया वुड बी टेकन केयर ऑफ. So one prominent feature of the Indian caste society has been the notion of pollution and purity, where certain castes are considered as pure and certain castes are considered as impure. और obviously क्योंकि कास्ट हायरार्कियल अरेंज है, प्योरिटी डिक्रीज होती जाती है, पोल्यूशन ऊपर जाओगे तो डिक्रीज होती चली जाएगी. तो कम पोल्यूटेड कम प्योर, जैसे आपको समझना है. ये भी हायरार्कल होती है इधर. क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम हायरार्कली अरेंज्ड है और इस पोल्यूशन के बेसिस पे ये हायरार्की बनाई गई है. सो व्हेनेवर द कास्ट हैज एग्जिस्टेड इन इंडिया, द नोशन ऑफ पोल्यूशन एंड प्योरिटी हैव ऑलवेज बीन अटैच्ड विद द कास्ट सिस्टम्स एंड एक्सप्लेनेशंस. हायरार्की एक बार और एक्सप्लेन करूं. हायरार्की रेफर्स टू अ रैंक्ड अरेंजमेंट वेयर द पोजीशन वंस डिटरमाइंड रिमेन्स फिक्स्ड थ्रू आउट. आई विल रिपीट. Hierarchy refers to a ranked arrangement where the positions once determined remains fixed. That is, once born in a caste, one cannot change one caste. आप अपनी कास्ट कभी चेंज नहीं कर सकते हो. पोल्यूशन इंक्रीज नहीं हो रही है, मैं बोल रहा हूँ पोल्यूशन डिक्रीज हुई है. नेगेटिव लगाया इधर, क्या कर रहे हो गाइस? वो दिखने में ऐसे इंक्रीज लग रहा होगा, मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ सिर्फ. यहाँ पे पोल्यूशन डिक्रीज होती जाती है, प्योरिटी डिक्रीज होती जाती है यहाँ पे. तो प्लीज मेक श्योर पोल्यूशन एंड प्योरिटी हर जगह रहेगी. अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन, ये हर जगह है, ये और ये जिधर भी कास्ट होगी सब जगह होगी. इनके साथ साथ एक ऐसा फीचर है कास्ट सिस्टम का जो बहुत सारी स्टडीज के बेसिस पे क्लियरली प्रूव्ड है कि wherever the caste has existed, there has existed certain forms of restrictions. कुछ restrictions रहे सोसाइटी में. जिधर जिधर जाति रहती है या कास्ट, वहां पे restriction रहेंगे. अब ध्यान से समझते हैं ये restrictions. कुछ restrictions रहे आपके. Wherever the caste is there are certain caste-based restrictions which one has to follow. Just for example, food restrictions are always importantly practiced where the caste is present. Caste is having an important feature of determining who can consume what type of food from which category of caste. जाति सिस्टम के अंदर ये क्लियरली डिफाइंड था कि कौन सी, क्योंकि पोल्यूशन और प्योरिटी का नोशन था यहाँ पे, ये क्लियरली डिफाइंड था कि कौन सा टाइप का खाना कौन सी जात से आप एक्सेप्ट कर सकते हो और किस जाति से आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो. नॉर्मली हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स अगर आप पढ़ते हो तो कहीं ऐसा मेंशन मिला होगा कच्चा फूड एंड पक्का फूड. कच्चा फूड और पक्का फूड का एक डिस्टिंक्शन है, विभाजन है इंडिया के अंदर. पक्का फूड इज कंसीडर्ड एज दैट फूड व्हिच इज कुक्ड इन ऑयल, घी एक्सेट्रा, और कच्चा फूड इज कंसीडर्ड एज दैट फूड व्हिच इज कुक्ड इन वाटर, पानी में उबाला हुआ खाना. अब कास्ट के रूल्स ये कहते हैं कि भाई पोल्यूशन एंड प्योरिटी तो मेंटेन करनी है आपको, और खाने से कहीं ना कहीं ये पोल्यूशन हो सकती है प्योर कास्ट में. तो उन्होंने कुछ रूल्स बनाए, कास्ट में रूल बनाए गए कि कौन कैसा खाना एक्सेप्ट कर सकता है, और ये माना गया. अब यहाँ पे भी देखो, ये इनमें बहुत कम वेरिएशंस मिलेगी आपको पूरी इंडिया में. इसमें डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस मिलेंगे. फूड अलग अलग तरीके से अलग अलग रेस्ट्रिक्शन है. स्टीवनसन से मैंने ये डेफिनेटली आपको क्लियर कर दिया. आपको सिंपल से समझा देता हूं ये पॉइंट. इट इज नॉर्मली बिलीव्ड इन कास्ट सिस्टम दैट द अपर कास्ट कैन ओनली एक्सेप्ट कच्चा फूड बाय लोअर कास्ट, फ्रॉम लोअर कास्ट. दे कैन नॉट एक्सेप्ट पक्का फूड. कहने का मतलब जो प्योर कास्ट मानी जाती है वो इम्प्योर से सिर्फ कच्चा फूड ले सकती है अगर सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर करे तो, नहीं तो नहीं. नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस से आप कोई भी खाना नहीं लोगे इम्प्योर कास्ट से. लेकिन फिर भी समटाइम्स हो सकता है अकाल पड़ जाए, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए हैं, तो उन सर्कमस्टेंसेस पे आप यहाँ पे कच्चा फूड एक्सेप्ट कर सकते हो, पक्का फूड एक्सेप्ट नहीं करोगे. मतलब उबाला हुआ खाना एक्सेप्टेबल है, लेकिन घी और ऑयल या फैट्स में बनाया हुआ खाना आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते. सिंपल एज दैट. बट ये रूल को यूनिवर्सल ऐसे नहीं थे. अलग अलग रीजन में अलग अलग कैटेगरीज के रूल बनाए गए थे खाने से रिलेटेड, खाने से कंजप्शन. तो फूड restrictions are always an integral feature of caste society. Similarly,
Ritual restrictions are also imposed in order to maintain the notion of pollution and purity. For example, the impure caste were not allowed to enter the temples. मंदिरों में इनको जाना अलाउ नहीं था. The impure caste was not allowed to read sacred text and scriptures. Sacred text और scriptures पढ़ना तो दूर, आप टच भी नहीं कर सकते थे. तो रिचुअल रिस्ट्रिक्शंस भी प्रैक्टिस किए जाते थे कास्ट सोसाइटी में, चाहे किसी भी रीजन के अंदर ये कास्ट प्रैक्टिस कर रहे हो. इंट्रैक्शंस के ऊपर आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं. Since certain categories were considered as impure, the interactions were largely not present with those categories of caste. Or if you have to interact with these people, then there are certain procedures which needs to be followed when you interact with these people. ध्यान से समझना. जैसे कभी चाइल्ड बर्थ होता है तो ऐसा माना जाता है कि इंप्योरिटी आती है, डेथ हो जाती है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं. अब ये इंप्योरिटीज के वक्त आप इंप्योर कास्ट से इंटरेक्ट कर सकते हो ताकि आपकी इंप्योरिटीज जो है सकअप कर ली जाए. ये इंटरेक्शंस बिटवीन द प्योर एंड इम्प्योर, ब्राह्मण्स एंड द आदि द्रविडास, दैट इज द शूद्र, वर क्लियरली डिमार्केटेड एज दे कैन नॉट इंटरेक्ट. अब इधर कैसे कैसे इंटरेक्शंस होते थे वो बताता हूं बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिविल रिस्ट्रिक्शंस. ये इंटरेक्शन बाय चांस आपको करना पड़े तो कैसे होता था ये समझो. द लोअर कास्ट वुड हैव टू मेंटेन डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द अपर कास्ट. एक दूर रह के आप उनसे इंटरेक्ट करोगे. क्यों? ताकि आपका शैडो भी अपर कास्ट पे नहीं पड़े, बिकॉज इवन द शैडो ऑफ द इंप्योर वाज कंसीडर्ड एज इंप्योर. और वो आपको फिर शुद्धिकरण करना पड़ेगा अपने घर का, अपने खुद का या अपने बॉडी का. इस तरीके से आप इंटरेक्ट कर सकते थे इफ रिक्वायर्ड. इनफैक्ट अगर कोई इंप्योर कास्ट वाला व्यक्ति आपके घर बनाने में या कंस्ट्रक्शन के अंदर काम किया है तो आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्क इज डन, देन द एंटायर द हाउस हैज टू बी गोइंग थ्रू द प्योरिटी सेरेमनीज. पूरे घर को, इनफैक्ट डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस है घनश्याम शाह की किताब है अनटचेबिलिटी, उसमें कि पूरे घर को गंगा जल से साफ किया जाता था ताकि वो इंप्योरिटी खत्म हो जाए. ऐसे इंटरेक्शंस होते थे. Civic restrictions भी इंपोज किए जाते थे where the lower caste was not allowed to move freely in the public places. ये तो आपने बहुत सारी पिक्चरों और आसपास की चीजों से भी देखे होंगे. आई अंडरस्टैंड कलमप्रीत थोड़ी इशू हो रही होगी आपको, बिकॉज कलमप्रीत का मैसेज ये था कि सर ये इलॉजिकल लग रहा है हमें. यस, इलॉजिकल था, लेकिन ये था इंडिया में. था तो दूर की बात है अभी भी इंडिया में, आज भी है इंडिया में. पहले तो दूर की बात है, इवन टुडे आज भी ऐसी प्रैक्टिसेस मौजूद है इंडिया में. सन 2012 में मदुराई के अंदर दीवार गिराई गई थी जहां पे पूरे गांव को सेपरेट करके रखे थे वो दलित्स और अपर कास्ट. 2012 की बात कर रहा हूं जब मैं मेरा फाइनल अटेम्प्ट दे रहा था. 10 साल पुरानी भी थी. और आज भी आप डेली न्यूज़पेपर पे देखते हो कि लोअर कास्ट को घोड़े पे नहीं बैठने दिया जाता है, या फिर एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन नहीं करने दी जाती है, अच्छे कपड़े नहीं पहने दिए जाते हैं. आपको एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूं मैं, डॉक्यूमेंटेड रेफरेंस बता देता हूं. घनश्याम शाह बुक ऑन अनटचेबिलिटी इन इंडिया. घनश्याम शाह इज अ सोशियोलॉजिस्ट. एक अच्छा सा इंसिडेंट मुझे उस किताब से याद रह गया कि एक लड़का था जो बाहर टाउन के अंदर पढ़ता था, लेकिन जब भी वो गांव आता था तो वो शैबिली ड्रेस करके आता था, बाल बिखरे हुए, गंदे कपड़े पहने हुए, कुछ ऐसे टाइप के से. और उस किताब में एक वर्ड दिया हुआ है कि व्हेनेवर आई विजिट माय विलेज आई कैरी शूद्र ड्रेस. सिंगल कॉमा में दिया हुआ है, शूद्र ड्रेस पहन के चाहता हूं मैं. क्यों? आज भी ये डेरोगेटरी माना जाता है कि तुम अपर कास्ट के सामने सज धज के नहीं आओगे. दिस इज द प्रैक्टिस व्हिच इज प्रेजेंट. एंड्रे बेथले ने एक स्टेटमेंट दिया था जो आपको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा. कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड व्हिच वे इंडिया शुड गो. इट इज द पीपल ऑफ इंडिया व्हिच डिसाइड्स व्हिच वे एग्जैक्टली इट विल गो. और एंड्रे बेथले सिर्फ सोशियोलॉजिस्ट नहीं है, प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रह चुके हैं और बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी रह चुके हैं इंडिया के, इंटेलेक्चुअल ऑफ ऑल्स. और इन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बताता है कि क्या होना चाहिए, लेकिन क्या होगा वो आप और हम डिसाइड करते हैं. संविधान तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी बंद करता है, लेकिन वो भी नहीं हो पाया. तो एक बार थोड़ा सा समझना इस पॉइंट को. आई अंडरस्टैंड ये हजारों साल पहले की जो इश्यूज थी अब शायद और डाइजेस्ट नहीं होगी. सोचो अभी क्या क्या बताता हूं तुम्हें. सिविल डिसेबिलिटीज वर इंपोज्ड और रिस्ट्रिक्शंस वर इंपोज्ड ऑन द लोअर कास्ट. जहां पे ये रिस्ट्रिक्शन थे, लास्ट पॉइंट समराइज करूंगा इसको. द डिस्टेंस ऑफ 17 steps हैज टू बी मेंटेन्ड विद द अपर कास्ट व्हाइल इंटरेक्शन. The lower caste has to carry a pot, earthen pot are tied around their neck, where if the upper caste want, they can spit in them. Broomstick टाई करके चलना पड़ता था वेस्ट के ऊपर ताकि उनके कदमों के निशान भी मिट जाए, क्योंकि वो भी इंप्योर माने गए थे. ब्रेस्ट टैक्स जैसे कॉन्सेप्ट है जहां पे अपर पार्ट ऑफ द वुमेन्स ऑफ लोअर कास्ट बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट दे वर नॉट अलाउड टू कवर देयर अपर बॉडी पार्ट्स. ऐसी प्रैक्टिसेस थी इंडिया में. आज शायद उस लेवल पे नहीं होगी, लेकिन बहुत सारी अनटचेबिलिटीज की कहानियां, प्रैक्टिसेस, इश्यूज हर दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, अपने जाने माने लोगों से कहीं ना कहीं सुनते और पढ़ते आए हैं. अब समराइज करूं तो कास्ट डज नॉट merely इज हायरार्किकल, have a specific occupations and follows caste endogamous, but at the same time a strong important feature of the caste system is different forms of restrictions imposed in the caste in India. जहाँ पे सिविल रिस्ट्रिक्शंस है, रिचुअल रिस्ट्रिक्शंस है, फूड रिस्ट्रिक्शंस है, इंटरेक्शन रिस्ट्रिक्शंस है. ऑलमोस्ट हर तरीके के इंटरेक्शंस को रिस्ट्रिक्ट किया गया है यहाँ पे. Is the features of caste clear to all of you? Is the reading of casteism or the special provision of the lower caste promotes continuous casteism? Should India forbid it in any form? पता नहीं, बहुत जल्दी चला गया आपका क्वेश्चन ऊपर. गाइस इतने बड़े उसमें लिखोगे नहीं समझ में आएगा, बहुत फास्ट जा रही है चैट यहाँ पे. लास्ट में डाउट्स ले लूंगा, बस एक और पार्ट में करता हूँ यहाँ पे. अब मेरा छोटा सा सवाल है तुम लोगों से. व्हाट आर द चेंजेस व्हिच हैव टेकन प्लेस? क्या जात आज भी वैसी ही है जैसी हमने पढ़ी है अभी? अगर तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम चेंजेस कहाँ बता सकते हो? याद रखना, इफ यू रिमेंबर द फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम यू विल एबल टू हाईलाइट द चेंजेस. 1 2 3 4 5 के नीचे 2 3 टाइप के सब हेडिंग्स बना सकते हो. 5 चेंजेस तो इन 5 फीचर से ही समझ में आ सकती है. हायरार्की में, एंडोगमी में, इंटरेक्शन में, सो ऑन. इफ यू जस्ट रिमेंबर, या डबल स्टार मार्क से ये लिख के रख लेना, फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम अगर आपको पता है, आप चेंजेस का क्वेश्चन इजीली लिख सकते हो. बट मैं अब आपको सिर्फ डेटा दे देता हूं कि किस तरीके से चेंज हुई कास्ट में. एक सिंपल सा तरीका है, मान लो मेंस के लिखते वक्त ब्लैकआउट हो जाए और कुछ याद नहीं रहे आपको, तो ये तरीका है एवरेज मार्क्स लाने का. शो द चेंजेस इन ऑल द 5 फीचर्स व्हिच हैव टेकन प्लेस इन द इंडियन कास्ट सिस्टम. लेकिन थोड़े से ज्यादा बेहतर लेके आने हैं मार्क्स, तो चेंजेस कुछ ऐसे लिखना.
डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड कर दो कि किस किस जगह चेंजेस आप बता सकते हो। अब मैंने कुछ डिविजन्स डिवाइड किए हैं कि वेयर आर ऑल द चेंजेस प्रेजेंट। कास्ट मोबिलिटी में चेंज है, वही हायरार्की वाला पार्ट। इंट्रैक्शन में चेंज है, ऑक्यूपेशंस में चेंज है, एंडोगमी में चेंज है, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस क्या टाइप की थी और आज क्या टाइप की है, कास्ट और पावर रिलेशनशिप्स में क्या चेंजेस आई है। दीज आर द ब्रॉड कैटेगरीज। अगर आप एक एक पैराग्राफ भी लिखते हो, योर एंटायर आंसर वुड बी प्योरली इंडियन सोसाइटी पर्सपेक्टिव। तो एक एक चेंज स्टार्ट करें। व्हाट हैज बीन द चेंजेस इन इंडियन कास्ट सिस्टम। सबसे पहला चेंज कास्ट मोबिलिटी में। ट्रेडिशनली इंडिया को हायरार्की माना गया है। कास्ट प्योरली हायरार्कल सिस्टम था और पूरे के पूरे 4 वर्णों को हायरार्कल तरीके से अरेंज किया गया। इसमें आज चेंजेस है। अब मैं जब टुडे लिख रहा हूं तो मैं काफी टाइम से टुडे का मतलब मान रहा हूं, आज 1-2 साल की बात नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट द रीसेंट कंटेम्परेरी चेंजेस। क्या चेंज हुआ है? सबसे पहला चेंज कास्ट is not an absolutely rigid system, rather than there exists a possibility of changing your caste। आप अपनी जात बदल सकते हो। कोई प्रूव कर सकता है मुझे? आर्य समाज, संस्कृताइजेशन, पता नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। फर्स्ट फैक्ट, ये सारी केस स्टडीज लिखते चले जाना। Caste is not an absolutely rigid system. Can be shown that in recent times, in contemporary India, with the rise of education, with the rise of formal laws, with the various modern Western educations, we see there is a possibility to change your caste system. There are circumstances where one have able to change their caste system because of census. Census की मदद से कई बार ऐसे एग्जाम्पल सामने आए हैं जिसके बेसिस पे अपनी जात ही बदल ली आपने। किलिंग द कॉन्सेप्ट हायरार्कल चेंज नहीं होती है। चेंज कैसे सेंसस की वजह से हुआ? 1931 में एक कास्ट हुआ करती थी, कविरत एक कास्ट हुआ करती थी जिसके नीचे 2 सब कास्ट थी। अब हली कविरत ज्यादा सुपीरियर थे व्हेन कंपेयर टू जली कविरत। ये एग्रीकल्चर थे, ये फिशरमैन्स थे। जली जल, हली लैंड। 1931 में जब सेंसस कमिश्नर, दैट इज 1931 में जब सेंसस हुए तो जली कविरत ने सेंसस कमिश्नर को अपने आप को अपर कास्ट बताया। एंड फ्रॉम 1931 सेंसस फाइनली जली कविरत को अपर कास्ट मान लिया गया, clearly showcasing that you are born with a particular caste, but over a period of time, because of such principles, such measures, such as census, many have changed their caste. Some have become lower caste to upper caste. अब मजे की बात बताता हूं, 1949 में ये सेम जली कविरत अपने आप को लोअर कास्ट बताता है और 1951 में इसको लोअर कास्ट का स्टेटस मिल गया। मोबिलिटी कंप्लीटली प्रूव्ड कि कैसे एक सब कास्ट ने अपनी कास्ट एक बार नहीं 2 बार बदल ली, क्लियरली इंडिकेटिंग दैट द कास्ट रिजिड था ही नहीं यार। तुम लोगों ने नजर नहीं रखी उसकी मोबिलिटी पढ़ने के लिए। तुम मतलब मैं स्कॉलर्स को बोल रहा हूं कि स्कॉलर्स हमेशा उसको कास्ट रिजिड मानते चले गए, वहां पे मोबिलिटी समझे ही नहीं वो एग्जिस्ट करती है। यहां पे पुख्ता फैक्ट है हमारे पास कि किया है कास्ट के साथ, ईयर के साथ। दिस इज द स्टडी विच क्लियरली शोज दैट द कास्ट वाज नेवर अ रिजिड सिस्टम। तो पहला चेंज आया कि कास्ट में मोबिलिटी आई, सेंसस के थ्रू आई। सेकंड, संस्कृताइजेशन वाज अ थियरी गिवन बाय एम एन श्रीनिवास। इस आदमी का नाम लिख सकते हो, हालांकि सोशियोलॉजिस्ट है, क्योंकि आपकी इंडियन सोसाइटी की एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड है। संस्कृताइजेशन इज अ थियरी गिवन बाय एम एन श्रीनिवास व्हिच ही केम आउट और बेस्ड अपॉन हिज थियरी ऑफ स्टडी ऑफ कूल इन कर्नाटका, मैसूर। What is the meaning of Sanskritization? According to Srinivas, Sanskritization is a process where the lower caste emulates the lifestyles of upper caste with the goal of becoming upper caste. वापस बोल दे रहा हूं, अच्छा हिंदी में, सॉरी। संस्कृताइजेशन ऐसा प्रोसेस है जहां पे लोअर कास्ट अपर कास्ट की लाइफस्टाइल्स को कॉपी करते हैं, उसे प्रैक्टिस करते हैं विद द गोल ऑफ बिकमिंग एन अपर कास्ट। अपर कास्ट बनने के लिए वो अपर कास्ट की लाइफस्टाइल को कॉपी करने लगते हैं और ये सोचते हैं कि वो कॉपी करके शायद एक दिन अपर कास्ट करार दे दिए जाएंगे। सो संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर द लोअर कास्ट इमिटेट्स द लाइफस्टाइल्स ऑफ अपर कास्ट एंड ट्राइज टू गेन हायर स्टेटस इन द कास्ट हायरार्कीज। श्रीनिवास बोलते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोअर कास्ट हैं जो अपर कास्ट को इमिटेट कर करके अपर कास्ट बन गए। Again showing that the Sanskritization itself shows the changes which have taken place in the caste. When the caste was considered as a rigid system, today we see that the mobility is strongly present in the caste system. समझ में आया? Examples? लो तो एग्जाम्पल भी नहीं देता है। गुज्जर, जाट, राजपूत, ये कॉन्सेप्ट भी एम एन श्रीनिवास ने दिया था एक टाइम पे। वोकलिगास एंड लिंगायत्स, कोई भी एक एग्जांपल लिख लो। वैसे उन्होंने वेस्ट बंगाल का भी एग्जांपल दिया, तमिलनाडु का भी एग्जांपल दिया, देयर आर मेनी। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, याद रखना, बहुत सारी जगह है
और अलग अलग कॉन्सेप्ट रहे, कोई क्षत्रिय को कॉपी करने लगा, कोई वैश्यास को कॉपी करने लगा, कोई किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को कॉपी करने लगा। ये डोमिनेंट कास्ट बनते चले गए बाय इमिटेटिंग द लाइफस्टाइल्स, बाय हैविंग अ लार्जर नंबर, बाय हैविंग अ बेटर एजुकेशन, बाय हैविंग अ लार्ज लैंड होल्डिंग्स। ये कॉन्सेप्ट्स थे। ठीक है ऋतु, असगर इज अ डोमिनेंट कास्ट आई नो, बट द डोमिनेंट कास्ट बने कैसे 1970 में जब उन्होंने किताब स्टडी की थी रामपुर की, एक बार जाके चेक करना। ठीक है, सोशियोलॉजी है यार मेरा खुद का भी ऑप्शनल। और आगे देखो क्या होता है, आगे वही एमएन श्रीनिवास बोलते हैं कि ये असगर जो है ये बेस बन जाता है संस्कृताइजेशन के लिए। अब लोग इन्हें कॉपी करने लगते हैं, जो लोअर कास्ट बचे हुए हैं वो इनको कॉपी करने लगते हैं। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि नंदास के बाद में कोई क्षत्रिय नहीं हुआ, बाकी जितने भी क्षत्रिय हुए हैं वो सारे के सारे इमिटेट संस्कृताइज करके क्षत्रिय बने। ये पानीकर साहब बोलते हैं हिस्टोरियन, जहां पे इन्होंने एग्जांपल दिया यादव वंशीय क्षत्रिय। वो बोलते हैं कि यादव अपने आप को क्रिश्चियन के वंशज बना के क्षत्रिय करार देते हैं, जहां पे पानीकर साहब बोलते हैं दे वर द लोअर कास्ट्स, ही इज अ हिस्टोरियन। तो अब चाहो तो इनका भी एग्जांपल लिख सकते हो उधर। इनफैक्ट कुछ लोगों ने मराठास के ऊपर भी यही बोला है दैट मराठास वर लार्जली द आइडेंटिटी गिवन बाय ज्योतिराव फुले टू द लोअर कास्ट ऑफ महाराष्ट्र, जिन्होंने सत्यशोधक समाज चालू किया था, और आगे जाके मराठास एक डोमिनेंट कास्ट बन जाते हैं और वो मॉडल बन जाते हैं संस्कृताइजेशन का। तो बहुत सारी डोमिनेंट कास्ट है जो संस्कृताइज होके बनी है, लेटर ऑन खुद संस्कृताइजेशन के मॉडल बन गए वहां पे। बट सोशियोलॉजी मेरा कोई डिस्कशन नहीं है फिलहाल यहाँ पे। पहला चीज मैंने आपको बताया, कास्ट रिजिड से मोबाइल में आ गया। एक लाइन याद रख लेना, कोई भी एक स्टडी कोट कर देना, बट बिसाइड कोटिंग दी स्टडीज एक चीज जरूर याद रखना। एक पॉइंट और लिख देता हूं यहाँ पे, मोबिलिटी है, रिजर्वेशन। Reservation say many lower caste who reaped the benefits of the various reservation policies prevalent in the Indian society, they occupied the power and many largely got the status of upper caste। जहां पे एक और स्टडी है, सुप्रा ब्राह्मण्स बन गए, ब्राह्मण से भी ज्यादा बेटर स्टेटस बन गया, जात नहीं बदली अपनी, लेकिन वो जो ब्राह्मण्स थे उससे ज्यादा हायर स्टेटस मिलने लगा, ज्यादा इनको पावर मिलने लगा। तो रिजर्वेशंस ने भी प्रूव किया है कि कास्ट सिस्टम रिजिड नहीं है, क्योंकि वो ऑक्यूपेशन जो सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए थी, इस रिजर्वेशन के कारण हम देखते हैं कि और भी लोग हैं जो वो ऑक्यूपेशंस प्रोफेस करते हैं आज। पॉलिसी सच एज रिजर्वेशन also highlights the very mobility present in the caste systems, as today the caste is not determined on the basis of your birth, rather than the caste is more determined on the basis of your worth। ये एक जस्ट लाइन अगर लिखनी है तो संस्कृताइजेशन को एक्सप्लेन करूं, क्या कर रहे हो यार गाइस। संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस जहां पे लोअर कास्ट कॉपीज द लाइफस्टाइल्स ऑफ अपर कास्ट एंड हैज अ गोल ऑफ बिकमिंग अपर कास्ट, और उनका गोल होता है वो अपर कास्ट बन जाए। ये एक प्रोसेस है जो एक सोशियोलॉजिस्ट ने हाईलाइट किया था। ठीक है, पहली चेंज तो हमें समझ में आई कि कास्ट हायरार्की से स्ट्रैटिफिकेशन, एक लाइन लिख लेना, हायरार्की से कास्ट का स्ट्रैटिफाइड सिस्टम बन चुका है, क्योंकि हायरार्की में मोबिलिटी नहीं होती, स्ट्रैटिफिकेशन मोबिलिटी होती है। दूसरा एस्पेक्ट, कास्ट इंटरेक्शंस। पहले आपने देखा है कि कास्ट इंटरेक्शन स्ट्रांगली कास्ट से डिटरमाइन किए जाते थे, कास्ट के बेसिस पे होते थे, जात के बेसिस पे आपके इंटरेक्शन रूल्स बनाए गए थे। In contemporary time, we see the interactions have drastically changed and are no more guided by the principles of caste. Caste के हिसाब से नहीं चलते interactions आज। Example दे देता हूँ एक। With the rise of urbanization and westernization, we see, एक और simple से समझ लो, with the rise of modernity, we see that professional relationship dominates over caste-based interactions. Today, people are interacting on the basis of their professions, not on the basis of their caste. Professions, towns, urban cities बनने के कारण ये हुआ कि आज बहुत सारे कास्ट के लोग एक ही जगह काम करते हैं, और वो जो इंटरेक्शंस है वो कास्ट के बेसिस पे नहीं, वो ज्यादा प्रोफेशंस के बेसिस पे चल रहे हैं। इनफैक्ट एक स्टडी है, मैं कोट कर देता हूं जस्ट इफ यू वांट टू राइट, हरॉल्ड गोल्ड की, लखनऊ की स्टडी है रिक्शा वाला की। इधर इन स्टडी में इन्होंने ये पाया कि रिक्शा वाले जो थे वो जब रिक्शा चलाते हैं तो हर जाति से इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर में आ जाते हैं वो सिर्फ अपनी जात वालों से ही इंटरेक्ट करते हैं। ये स्टडी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बिकॉज नॉर्मली ये लोग मानते थे कि आज मॉडर्न सोसाइटी में कास्ट के बेसिस पे कोई इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है, लेकिन ये स्टडी बताता है कि पब्लिक स्फीयर के अंदर हम सेक्युलर इंटरेक्शंस रख रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने घर के अंदर आ जाते हैं वहां पे कास्ट आ जाती है। तो बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला था कास्ट लिव्स इन विलेजेस, बट द स्टडी शोज कास्ट डज नॉट लिव इन विलेजेस, कास्ट लिव्स इन होम्स। घरों में रहती है कास्ट, घर के बाहर आप सेक्युलर इंटरेक्शंस रखते हो, बिकॉज योर कॉन्टैक्ट्स डिटरमाइंस योर इकोनॉमिक्स। एक रिक्शे वाले को कहीं ना कहीं सबसे इंटरेक्ट करना पड़ता है, वो जात के बेसिस पे नहीं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि कैसे जब वो रिक्शा चलाते हैं तो एक दूसरे से पान, बीड़ी, तंबाकू शेयर करते हैं बिना कोई जात वात के डिफरेंसेस पे। सो प्लीज मेक श्योर कि दिस इज हाउ। देखो कुछ ऐसे स्टूडेंट है हमारे इधर पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, क्या नाम है, स्मृति रेखा दास सर, एक दिन में सब पढ़ा देंगे क्या? 9 बजे तक आपका टाइम है, 8:15 पे आप मुझे बोलते हो एक दिन में सब पढ़ा देंगे क्या? आई मीन मैं 9 बजे से स्ट्रेच करूं तो समझ में आया कि सर ज्यादा आप स्ट्रेच कर रहे हो। अगर मैं ऑफिशियल टाइम तक भी नहीं लूंगा तो फिर आपका सिलेबस कैसे होगा? और वैसे ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए तो मुझे बताओ ना, 5 चीजें पढ़ा के निकल जाता हूं। 2 आ गया है गाइस, मेरे को क्या जरूरत है हरोल्ड गोल्ड की रिक्शा वाला फैक्ट रहे किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए, कि नहीं तो कैसे इंटरेक्शंस की चीज बताओगे आप? सीधा ये लिखोगे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स है आज, शायद एग्जामिनर उतना वैल्यू नहीं देगा उसे। कास्ट एंड ऑक्यूपेशंस, अर्लियर द कंप्लीट ऑक्यूपेशंस वर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वंस कास्ट। जो आपकी जात थी उसके हिसाब से ऑक्यूपेशन थी। पहले स्टार्ट अलग हुआ, ऑक्यूपेशन से जात होने लगी, फिर सिस्टम रिजिड बन गया, जो जात थी उसी के हिसाब से काम करोगे आप। तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रही ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट, यू हैड टू चूज योर ऑक्यूपेशंस। बट इन कंटेम्परेरी टाइम बेस्ट पॉलिसी यहाँ पे रिजर्वेशन। In contemporary time, we see that the lower caste, because of the policies such as reservations, have started taking up occupations which they were not even allowed. जो पहले उनके लिए accessible नहीं थी, वो सारी occupations आज caste, lower caste वाले लोग access कर सकते हैं, indicating the change taking place in the relationship between occupation and caste. ये सिर्फ lower caste में change नहीं हुई है, ये भी ध्यान रखना। lower caste वाले ऊपर वाले के occupations ले सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ में ये भी देखा गया कि upper caste वाले लोग भी अपनी occupation अपनी जात के हिसाब से नहीं ले रहे हैं। जैसे बहुत सारी स्टडीज में ये फाइंड आउट किया गया है कि
कि ब्राह्मण्स के बच्चे भी एग्रेरियन ऑक्यूपेशंस की तरफ जा रहे हैं, ना कि प्रीस्टली ऑक्यूपेशंस की तरफ। Therefore clearly showcasing that the strong relationship between caste and occupation जो पहले एग्जिस्ट करती थी आज नहीं एग्जिस्ट करती है। आज ऑक्यूपेशन हैव कम आउट फ्रॉम कास्ट, कास्ट से बाहर आ चुकी है ये ऑक्यूपेशन। ठीक है, चलो आज ये 3 फीचर्स ही करता हूं, बाकी 3 फीचर कल करूंगा एंड देन आई विल गो टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कास्ट। किसी के डाउट है तो नेक्स्ट 15 मिनट्स लूंगा। आई एम सो सॉरी अगर आपको थोड़ा सा बुरा, हां 1 सेकंड यार बोलने तो दो। नेक्स्ट 15 मिनट्स में आपके डाउट्स ले लूंगा। कल 9:15 हो गया था एंड अंडरस्टैंड आई हैव दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ माइन। ठीक है, जस्ट लाइक आप 2 घंटे नहीं बैठ पा रहे हो तो शायद इवन आई विल हैव सर्टेन इश्यूज ऑफ टीचिंग 4.5 आवर्स। ठीक है, बताओ किसके डाउट्स है, हैंड रेज कर लो और बताओ जल्दी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का काम कर सकता है क्या? नहीं ना, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अपना काम करेगा, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम अपना काम करेगा और मे बी कोई और मे बी स्पाइनल सिस्टम या जितने भी सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करेंगे। वैसे ही सोसाइटी में अलग अलग पार्ट्स बनाए हुए हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, हर स्ट्रक्चर अपना लोकेटेड फंक्शन करता है और सोसाइटी में ऑर्डर बरकरार रहता है। ये फंक्शनलिज्म है। फंक्शनलिज्म फंक्शंस देखता है और ऑर्डर पे एम्फसाइज करता है एज इट कंपेयर्स सोसाइटी विद ह्यूमन बॉडी। जैसे ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स है वैसे सोसाइटी के पार्ट्स है, हर पार्ट का अपना फंक्शन है। जब तक वो करते रहेंगे ऑर्डर मेंटेन रहेगा। जब तक आपके हर पार्ट अपना फंक्शन कर रहे हैं, आपकी हेल्थ ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा फंक्शन में गड़बड़ आई, कहीं ना कहीं कुछ इशू आ जाएगा। राइट, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल वो स्कूल है, मैं शॉर्ट में उसका भी बता देता हूं। कॉन्फ्लिक्ट स्कूल वो स्कूल है जहां पे बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इज द मोटर ऑफ चेंज ऑफ एंटायर सोसाइटी। यहां पे एक बहुत बड़े दिग्गज आते हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, कार्ल मार्क्स। वो बोलते हैं कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके बेसिस पे सोसाइटी चेंज होती है। तो कॉन्फ्लिक्ट खराब नहीं होती है, कॉन्फ्लिक्ट आने से ही सोसाइटी में बदलाव आता है, नहीं तो सोसाइटी स्टैग्नेट कर जाएगी। मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया, वैसे थियरीज अलग है बड़ी बड़ी। ठीक है, बट यू कैन इग्नोर, आपका सोशो नहीं है तो आप कंप्लीटली इग्नोर करो, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट। सर आई हैव टू टेक लॉ एज ऑप्शनल सर, कैन एनीवन? कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया, इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए कि डाइवर्सिटी के इट्स कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया टू यूनिटी द लाइट, ये स्टेटमेंट है। इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को डिस्कस नाम आपने सुना होगा, कार्ल मार्क्स। खराब नहीं होती है, कॉन्फ्लिक्ट आने से ही सोसाइटी में बदलाव, वैसे थियरीज अलग है बड़ी बड़ी। सर आई डोंट टेक, मैं पहला मेरा है मत लेना। बहुत इतनी डेप्थ और विड्थ है कि उसको कवर करना, वही तो बता रहा हूँ। इतना वाइड सिलेबस है जो चाहे आपने 5 इयर्स का एलएलबी किया या 3 इयर्स का, टेक्निकली होता 3 ही साल है लॉ, बाकी 2 साल ग्रेजुएशन ही चल रही है। आपका सारा का सारा आपको 2.5 से 3 महीने में कवर करना इट्स इम्पॉसिबल। दूसरी चीज, डेप्थ बहुत ज्यादा है, हर चीज के कंटेम्पररी वर्जन्स पूछेगा और आपको इतना अपडेट रहना पड़ेगा एक एक सब सेक्शन में कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन फिर भी आपको एक्सट्रीम लेवल पे इंटरेस्ट है लॉ पे तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं ले रहा है। बट मैंने सिर्फ इसलिए बोला कि बिकॉज़ मुझे आंसर राइटिंग में बैट में वगैरह मेरा को आंसर राइटिंग अगर बाय चांस अगर कोई बैट फ्रंट मैं बोल दूंगा इसी लेक्चर में, और अगर नहीं भी है तो आई थिंक कि ये बताओ फिनिश दिस क्लास प्लीज टेल अस ऑन द राइटिंग। नहीं क्या बताऊं, लाइक बताओ चलो तो एक कल का क्वेश्चन ये था, इसका स्टैंडर्ड आंसर वैसे आपको मिल जाएगा। मैं सिर्फ आपको बताता हूं इसको अटेम्प्ट कैसे किया जा सकता था। बीनीथ द मेन फोल्ड डाइवर्सिटी, पहले तो सबसे पहले तो यार वेरिएबल्स हाईलाइट किए जाते हैं कि डिमांड क्या है। बीनीथ द मेन फोल्ड डाइवर्सिटी इन इंडिया देयर इज अंडरलाइंग यूनिफॉर्मिटी। ये स्टेटमेंट दिया उसने, क्वेश्चन के आगे दिखता है कि दिखने में जो डाइवर्सिटी दिख रही है इसके नीचे एक यूनिफॉर्मिटी है इंडिया में। ये स्टेटमेंट है। इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को ध्यान में रख के डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू यूनिटी अमॉन्ग एमिट्स कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए कि डाइवर्सिटी के नीचे एक यूनिफॉर्मिटी है, वर्ड ध्यान रखना यूनिफॉर्मिटी, इसको ध्यान में रख के ये बताओ कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जो इंडिया में यूनिटी ला रहे हैं डिस्पाइट डाइवर्सिटी। इस डाइवर्सिफाइड कंट्री के अंदर क्या फैक्टर्स है जो यूनिटी मेंटेन कर रहे हैं? आप ही मुझे आंसर दे दो इसका। हेलो, कोई और किसी को अनम्यूट किया हुआ है? गाइस नेक्स्ट वन, आप कोई में से ट्राई अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को। डाइवर्सिटी और जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, इस एक चीज से तो खुश हूं आपने डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन से फैक्टर्स है, वो आप लिख लोगे, राइट? यस सर। लेकिन एक चीज अमर्त्य, अमर्त्य सेन वाली अमर्त्य ना, अमर्त्य भारत सर, नहीं अमर्त्य वही ना, अमर्त्य, हाँ वही, ठीक है। अमर्त्य, एक चीज सिंपल से समझो, स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसका कोई पर्पस है क्या? इसका मतलब आपका इंट्रोडक्शन तो क्लियर हो गया। पहले आपको ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है। एक बार आपने स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया, कनेक्टिंग लाइन बनेगी इसी इंट्रोडक्शन के अंदर कि कैसे इस यूनिफॉर्मिटी के अंदर, सपोज अगर है, जब एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिफॉर्मिटी के अंदर भी हम देखते हैं कि इस डाइवर्सिटी में यूनिटी बरकरार रखने के लिए ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। ये आ गए हम बॉडी में। बॉडी में आपके पास फैक्टर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, एजुकेशन है, लीगल सिस्टम्स है, मे बी देयर आर कॉमन एथोस एंड कल्चरल वैल्यूज, बहुत सारी एस्पेक्ट्स है जो कहीं ना कहीं एक यूनिटी मेंटेन कर रहा है। बट प्रॉब्लम इधर तुम्हें बॉडी में नहीं आएगी, कंक्लूजन में नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी इंट्रो में। इंट्रो में क्यों आएगी उसका एक एग्जांपल बताता हूं। Beneath the main fold diversity in India there is underlying uniformity. अब तुम्हें प्रैक्टिकली एक चीज बताऊं, तो इंडिया में यूनिफॉर्मिटी तो है ही नहीं। यूनिटी होता तो मैं इसको एलोबरेट कर देता। यूनिफॉर्मिटी कहां है? अब ध्यान से समझना कैसे मैं इसको अप्रोच करता। पहले मैं इंट्रोडक्शन में ये बताता कि मेन फोल्ड डाइवर्सिटी क्या है, हर वर्ड का वेटेज होता है। इंट्रो में द इंडियन सोसाइटी हैव लार्जली बीन कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स सोसाइटी इन द एंटायर वर्ल्ड. The diversity here is not just in the terms of culture and religious practices, but the diversity is strongly visible in the values of different the diversity is strongly visible in the existence of multiple ideologies, multiple economic systems, different regional aspirations and practices. तो पहले ये put up करो, diversity कहाँ है? Mainfold diversity मैंने explain की, but despite this diversity, we do see there are certain uniform patterns of behaviors present in the Indian society which leads to its unity. समझ में आया अमर्त्य? कि डिस्पाइट इतनी डाइवर्सिटी, इसके अंदर का जो एक एसेंस देखोगे, कोर देखोगे, तोड़ोगे और एसेंस देखोगे इसका, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्म सिस्टम चल रहा है जो यूनिटी मेंटेन कर रहा है। अब ध्यान से सुनना आगे वाला पार्ट, इंट्रो चल रहा है मेरा ये। दिस यूनिफॉर्मिटी लार्जली इज नॉट
in the various practices and belief systems rather than this uniformity is largely present in the secular sphere of Indian society, which maintains the cultural autonomy of every culture leading to unity or leading to unity in diversity. मैंने यूनिफॉर्मिटी कहां बताई कि ये यूनिफॉर्मिटी कोई कल्चरल प्रैक्टिसेस में नहीं दिखाई दे रही है, ये यूनिफॉर्मिटी आ रही है बिकॉज ऑफ सेक्युलर रूल ऑफ लॉ प्रेजेंट इन इंडियन सोसाइटी, जिससे ये यूनिफॉर्मिटी है, ये यूनिफॉर्मिटी इस यूनिटी को बरकरार कर रही है. देयर आर सेवरल फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द यूनिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी व्हिच देयर आर सेवरल फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द यूनिटी प्रेजेंट इन द इंडियन डाइवर्सिटी. सम ऑफ दीस फैक्टर्स आर, अब आता हूं मैं बॉडी के पार्ट में. अब इधर आपको कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, एजुकेशन लिखना है, वैल्यू सिस्टम लिखना है, या फिर जो एस्पेक्ट हमने ऑलरेडी उसी स्लाइड में डिस्कस किए थे कि क्या फैक्टर्स है जो यूनिटी बरकरार रख रहे हैं. राइट अमर्त्य? 3 फैक्टर लिखना, 5 फैक्टर नहीं लिखना. जैसे तुमने बोला कि दिस यूनिटी इज लार्जली द रिजल्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स एंड एथोस व्हिच आर प्रिवेलेंट एंड प्रैक्टिस्ड इन इंडियन सोसाइटी, where the constitution law is given supremacy over all the religious practices if they largely go against the moral nature of society. जो moralism के against है, वहां पे fundamental rights में भी restrictions लगाए हुए हैं हमारे. जब 2-3 factors लिखे, फिर आना conclusion में. But however, we do see that this unity among diversity is strong, which largely have maintained the map of India intact, where earlier colonial scholars advocated that due to diversity that the balkanization of India would take place. मैंने थोड़ा सा IR का aspect लगाया इधर, थोड़ा सा. But अच्छा, तो but despite this balkanization नहीं हुआ क्योंकि यही uniformity उस balkanization को रोक रही है. But however, in contemporary time, with the rise of radicalization and intolerance in Indian society, there have been few incidents where the diversity has dominated over unity, hampering not only the integrations but also creating hurdles for those uniformity in India. ये आंसर लिख के अपने मेंटर को देना आप. अब आई अंडरस्टैंड पहले दिन शायद इतना डीप एप्लीकेशन नहीं हो सकता, लेकिन वही प्रॉब्लम आ रहा था सबसे बड़ा.